सर आपने जितनी भी स्टोरियां सुनाई सब गांव में घटित हुई हैं, कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो शहर में हुई हो? चलिए आज मैं आपको गांव से हटकर एक मुंबई की वो घटना बताने वाला हूं जिसने सोचने पर उन इंसानों को मजबूर कर दिया जिसने भी इस कहानी को सुना। और ये कहानी कोई फेक बनाई हुई नहीं है, यह एक रियल घटना पर आधारित है। और ये एक कहानी है एक लड़की की जो मुंबई आती है हीरोइन के सपने लेकर एक्टिंग करने के लिए, और उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को खत्म कर लेती है। और उसके बाद उसकी आत्मा फिर जिस तरीके से बदला लेती है ये सोचने पर हर इंसान को मजबूर कर देगा। बॉलीवुड का लगभग से लगभग ही कोई ऐसा नेता अभिनेता होगा जिसको इसके बारे में पता नहीं है। लगभग पता सबको है लेकिन बताता कोई नहीं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आज तक कभी बाहर जनता के बीच में आई ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आपको वहां से जहां से असल में वो स्टोरी शुरू हुई थी। एक लड़की है चित्तौड़ की रहने वाली, उसका नाम महिमा था। और ये जो लड़की है बचपन से ही इसके अंदर चाल ढाल, बात करने का तरीका और लोगों से मुलाकात करने का तरीका थोड़ा सा अलगाव, मतलब अजीब सा था थोड़ा सा। क्योंकि जब भी वो किसी से बात करती थी बड़े रोमांचक तौर पर बात करती थी। उसका जो शरीर था अपने माँ बाप के जैसे नहीं था। चित्तौड़ के रहने वाले वो उनके माँ बाप जो मिडिल क्लास फैमिली में रहते थे वो अपने उस जो बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं उनको तो उजागर नहीं करते थे, नॉर्मल अपनी लाइफ जीते थे। लेकिन इस लड़की का जो शरीर था वो सुडौल था, बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि लगभग हर एक इंसान 18 साल की मात्र उम्र में उसको 22, 23, 24, 25 साल की समझता था, क्योंकि उसका शरीर बड़ा गठीला था। और हर एक इंसान लगभग जो लड़का या युवा था उससे शादी करने के सपने देखता था या उसको अपनी प्रेमिका बनाने के सपने देखता था। ये वो लड़की है जब 12-13 साल की थी इसको एक्टिंग करने का बड़ा शौक हुआ करता था। बातों बातों में किसी इस हीरो की एक्टिंग कर दी, मिमिक्री कर दी या वैसे चलकर दिखा दिया। एक्टिंग जैसे लोग करते हैं वैसे ही कर दिया करती थी। और कई बार तो इन हरकतों की वजह से उसको अपने स्कूल के छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो कार्यक्रम होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई स्पेशल फेयरवेल वाले में उनको पार्ट मिलता था। लोग बड़ी तारीफ करते थे, बोलते महिमा जो है एक्टिंग बहुत बेहतरीन करती है। और डांस तो क्या करती थी डांस। जब वो डांस करती थी तो सारे के सारे लोगों की नजरें सिर्फ उसके ऊपर ही ठहर जाती थी। यूं कहें कि उसका ये डांस इतना आकर्षक था कि हर एक इंसान उसके इस डांस का दीवाना हो जाता था। वो उसके शरीर की जो लचक हुआ करती थी, मैं गंदे वे से नहीं बता रहा, लेकिन हर एक इंसान की नजरें उसकी तरफ आने को मजबूर हो जाया करती थी। ये वो लड़की थी महिमा जो मात्र 12th क्लास के अंदर ही अपने स्कूल की सबसे सेंट्रल पॉइंट ऑफ गर्ल बनकर रही। लोगों की नजर रहती थी और हर एक इंसान उसकी तारीफ करता था। अच्छा, ग्राउंडेड थी, लोगों से बेहतरीन तरीके से बात करती थी। कभी भी रुतबे या एटीट्यूड या इतने लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं इस चीज़ पर बात नहीं करती थी। हमेशा टीचरों का सम्मान, अपने से बड़ों का आदर, माँ बाप के प्रति प्रेम, जाना, इज्जत से रहना, इस तरीके की लड़की थी। बात बात में मुस्कुरा देना, हर बात को मुस्कुराहट के साथ, अदाओं के साथ पेश करना। कुछ लड़कियां होती हैं सोफिस्टिकेटेड टाइप की कि अगर आपको बात भी बताएंगी ना तो बालों को थोड़ा सा ऐसा लहरा कर, थोड़ा सा क्यूट स्टाइल में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको कुछ वक्त तक उसकी बातों को सुनने के लिए रुकना ही पड़ जाए। कुछ वैसी महिमा थी। बातों में नजाकत, अदाओं में नजाकत, खिलखिलाहट में नजाकत, मुस्कान भी कई तरीके की वो करती थी। मतलब एक अलग लड़की थी। एक तरीके से कह सकते हो कि वो लड़की चित्तौड़ वासी तो नहीं लग रही थी। लग नहीं रहा था कि जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली की हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही रईसजादी हो, बड़ी लंबोर्गिनी कार से उतरी हो और उसके आसपास उसके पल्लू को संवारने के लिए कई सारे सिक्योरिटी गार्ड सामने फटाफट आ जा रहे हो। यानी इतनी रईसजादी लगती थी। उसकी स्किन भी इतनी चमकदार थी। ये उसकी मैं खासियत बता रहा हूँ आपको। ये वो लड़की थी जब भी बाहर जाती थी घूमने के लिए मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, हंसी हंसी मजाक मजाक में रैंप वॉक करती थी। रैंप वॉक जानते हो? वो मॉडलिंग करती थी लड़कियाँ, बातों बातों में ऐसे चलने आना, फिर कॉन्फिडेंट होना। अच्छा, इस समय बीतता जाता है, कॉलेज की ज्वाइनिंग होती है। सारी लड़कियां BSc, BA या अपने जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनको करती है। लेकिन इसका कहना है कि मैं सब कोर्स नहीं करूँगी, मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे मास मीडिया करा दो, मुझे एक्टिंग करना है। तो उनके मम्मी पापा लोग थोड़ा सा मतलब बात को इतना पचा नहीं पाए, लेकिन वो अपनी बेटी की बात मानते थे। अच्छा, उनके जो टीचर्स थे या उनके जो सलाहकार थे वो भी बोलते थे कि लड़की के अंदर स्किल्स है और उसको थोड़ा सा डालो एक्टिंग वगैरह में, डांस भी बेहतरीन करती है और अगर डालो तो शायद हो सकता है कुछ निकले। मम्मी इनकी बड़ी ओपन माइंडेड थी, यानी लड़की के कई सारे मेल फ्रेंड्स हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तक बताया था कि मुझे एक लड़का बड़ा पसंद है। हालांकि वो बॉयफ्रेंड था नहीं, बस पसंद था, क्रश था। तो मम्मी और इनके पापा लोगों के खुले विचारों के तहत ये मुंबई आती है और मास मीडिया का कोर्स करती है। यानी कि अपने आप को एक्टिंग की दुनिया में लाने का ये उसका पहला कदम था, इनिशिएटिव था जो उसको आगे की तरफ लेकर जाने वाला था। समय बीतता जाता है।
ये अपने मुकामों को हासिल करने के लिए दिन प्रतिदिन बहुत कठोर मेहनत करती है, जिम जाती है, अपने शरीर पर ध्यान देती है, खान पीन पर ध्यान देती है, अपनी स्किन पर ध्यान देती है, अपने बालों पर ध्यान देती है और अपने गठीले और सुडौल शरीर पर ध्यान देती है कि कहीं पर भी उसको किसी भी तरीके के ऑडिशन में शरीर के तहत उसको निकाल न दिया जाए, क्योंकि हीरोइन का सबसे पहला जो हथियार होता है उसकी बॉडी होती है और उसका फेस होता है और उसकी नजाकत होती है। और वो चीज़ खत्म हो गई, वो हीरोइन के अंदर की वो जो रोमांच है वो खत्म हो जाता है, फिर उसको बड़े पर्दे पर कोई भी इंसान देखना पसंद नहीं करता। ये उसको बताया गया था, ये जिसके जहन में था कि मुझे कैसे भी करके अपने आप को इतना तैयार करना है कि जब भी किसी फर्स्ट ऑडिशन में मैं किसी निर्माता या निर्देशक प्रोड्यूसर के पास जाऊं तो मुझे फर्स्ट टाइम में ही स्वीकार कर लिया जाए। धीरे धीरे मुंबई में ही इसका समय बीतता जाता है और ये वहीं पर अच्छे से रहते हैं। अच्छा, ये एक अपार्टमेंट में रह रही थी जो कि इसने रेंट पर लिया हुआ था। लगातार पापा से रेंट का खर्चा उठाते उठाते लगभग 3 साल तो हो ही चुका था। और ये बात महिमा को कहीं ना कहीं अंदर से खलता था कि पापा को मैं फालतू परेशान कर रही हूँ, इसलिए वो थोड़े थोड़े काम करना चालू कर दिया। हालांकि अभी तक इसके कोर्स कंप्लीट हुए थे, जो छोटे छोटे से अवार्ड मिले थे ये इसकी शख्सियत को पहचान तो दे रहे थे, लेकिन वो पहचान जब तक पैसे में तब्दील ना हो इंसान की इंसानियत डगमगा भी जाती है, कई बार कमज़ोर भी हो जाती है और कई बार तो बहुत कुछ मरने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं ना साहब, आप किसी बाहर बड़े शहर के अंदर जीना आपका मुश्किल हो जाता है। ये हुआ महिमा के साथ। क्योंकि देखिए, आपको हीरोइन बनना है, आपके सपने तो हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स भी लेना है, आपको शॉपिंग भी करना है, आपको कपड़े भी खरीदना है, आपको लग्जूरियस लाइफ भी स्टाइल करनी है, एक बेटर अपार्टमेंट में आपको रहना भी है। क्योंकि अगर आप शख्सियत अच्छी नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ी पिक्चर में आपको साइन नहीं करा जाएगा। इसको ये चीज़ धीरे धीरे समय के साथ एहसास होती गई और इसने अपने आप पर काम करना चालू किया। ये इतनी मेहनती लड़की थी, खूबसूरत होने के बावजूद भी चाहती तो किसी भी लड़के से संबंध बनाकर उसके रुपयों का इस्तेमाल करके अपनी जीवन को बेहतरीन कर सकती थी और किसी के साथ भी धोखेबाजी कर कर अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ कर सकती थी। लेकिन लड़की के अंदर ज़मीर जिंदा था। वो कहती कि मुझे जीना है तो अपने पैसों पर, जब तक नहीं कर रही हो तब तक मेरा बाप मेरे लिए काफ़ी है, वरना मेरे हाथ टूटे नहीं हैं। और अगर कभी ऐसी नौबत आई तो मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी, अपने ज़मीर को नहीं बेचूंगी। इसने अपने आप को संवारना चालू किया और वो छोटे छोटे से काम करना चालू किया। कभी छोटे पर्दों पर काम करती, कभी छोटे मोटे कोई ऐड कर देती, कभी किसी बिजनेस के लिए ऐड कर देती, कभी किसी ऑफिस के लिए ऐड कर देती, कभी किसी से मुलाकात में उसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा देती या किसी जगह का इस विश्लेषण कर देती। इसके तहत उसको कुछ रुपया मिल जाया करता था। लेकिन ये जो रुपया था ना, इतना भी खास हुआ नहीं करता था। हालांकि रुपया हुआ, इसने अपने अपार्टमेंट का रेंट वगैरह भरा, अपनी लग्जरी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल किया, अच्छे से गई। नई कार खरीदा था इसने। अच्छा, ये कार पहली बार इसने जब खरीदा तो अपने माँ बाप को बुलाया हुआ था। माँ बाप भी बड़े खुश हुए कि बेटिया जो है ना कुछ तो अच्छा कर रही है मेरी, कम से कम बर्बाद तो नहीं हो रही है। एक बच्ची जो 21-22 साल की हो चुकी है और उसने कार लिया है तो ये प्राउड ऑफ मोमेंट होता है किसी भी फैमिली के लिए। सारे लोग जाते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं, वहाँ पर डिनर पार्टी होती है, माँ बाप अपने घर में चले आते हैं। ये रात में बैठकर सोच रही थी कि जिस तरीके से मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो आज की रात में कि किस तरीके से हीरोइनों की ज़िंदगी होती है, किस तरीके से माँ बाप को बताया कि मैं आपको चित्तौड़ से लेकर मुंबई में ही शिफ्ट करा दूंगी, और बहुत सारे सपने भी इसने माँ बाप को दिखाए थे। तो वो सपने इसके दिमाग में घर करते चले गए और उन सपनों को जिंदा करने की बारी है। अब वो समय है जब छोटे मोटे कामों से बात नहीं चलेगी। अगर पूरी दुनिया में मशहूर होना है तो कोई बड़े ना बड़े पर्दे पर आपको आना ही पड़ेगा। महिमा को ये बात बार बार खटक रही थी और लगातार प्रयासों को जारी रखा है इसने। कई लोगों से बोलती कि मुझे कोई अभिनेत्री का अगर रोल हो तो मुझे बताइएगा। लोग भी बोल देते हैं अरे इतनी खूबसूरत, तुमको हीरोइन नहीं कोई बनाएगा, तुम हीरोइन हो। होते ना चाटुकारिता करने वाले इंसान। खूबसूरत लड़की की चाटुकारिता करने पर आज कलयुग है, लगभग सारे के सारे एक्टिव हैं, सारे के सारे मर्द बोलते हैं महिमा हो तुम। धीरे धीरे अच्छा ये सब बातें चलती गई और वही 15 से 20 दिन का समय बीतता है। इसकी मुलाकात होती है एक ऐसे किसी एडवर्टीजमेंट के मामले में गई हुई थी और एक ब्रोकर था जिसका नाम मोहन था। मोहन क्या करता था, लोगों को एडवर्टीजमेंट दिलाता था। जो एडवर्टीजमेंट दिलाता था उसके बिहाफ पर उनसे कुछ चार्ज भी करता था। तो महिमा से उसने कुछ चार्ज वर्ज करा। अच्छा, महिमा की बातचीत के दौरान महिमा और मोहन की थोड़ी बातचीत हुई। इन दोनों की आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेटल होती गई।
थोड़ा मोहन इनको काम दिला देता, ये काम करती, थोड़ा ब्रोकरी हो जाता। इस तहत कभी ना कभी मिल लेते, कभी कॉफ़ी कैफ़े डे पर मिल लेते, तो कभी कहीं मिल लेते, कभी कहीं बात करने चले जाते, कभी किसी साइट पर विजिट कर जाते। कार भी अपनी खुद की महिमा की थी, तो कभी कार में वो आ जाता, तो कभी ये उसकी कार से चली जाती। तो इस तरीके से दिन प्रतिदिन इन दोनों के बीच की गहराइयाँ बढ़ती गई, और गहराइयों की वजह भी होती है जब आप बाहर होते हो। तो मोहन ने एक बार बातों बातों में बोला कि मेरे संपर्क में कुछ लोग हैं जो मूवी साइन करा सकते हैं, बताओ तो मैं बात करूं उनसे। ये वो समय था जब आज महिमा को ये लगने लगा कि मोहन वो इंसान है जो मुझे सच में हीरोइन बना देगा, ये उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करेगा। मोहन की चाहत भी कुछ ऐसे महिमा से खास नहीं थी कि उसके साथ कोई संबंध या रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। एक भाई के तरीके महिमा ने मोहन को माना, बहुत अपना बेस्ट फ्रेंड मान सकते हो या भाई मान सकते हो। हालांकि मोहन की तरफ से कभी कुछ ऐसा महिमा को नहीं दिखाई पड़ा कि उसकी कोई गलत नज़र हो महिमा के ऊपर, या कोई ऐसी गंदी बात हो तो महिमा को कुछ बुरा लगे, कभी नहीं लगा। महिमा भी उसको एक बहुत ही अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, और दोस्ती के नाते मोहन को हर वो चीज़ शेयर कर देती थी जो उसके दिल में घर करा करती थी। तो इस तरीके से इन दोनों की आपस में बनती गई। अच्छा, एक बार की बात है कि मोहन ने बोला कि महिमा, मैंने बात करी है, एक डायरेक्टर साहब हैं, दिग्विजय नाम है उनका, और दिग्विजय जी जो है वो आपको पिक्चर के लिए साइन करने के लिए हाँ कर दिए। मैंने उनको आपका काम दिखाया, चीज़ें बताई, और उन्होंने बोला हाँ ठीक है। एक नहीं, कम से कम इसने 10 से 12 निर्देशक निर्माता जो होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनका कांटेक्ट दिया महिमा को कि तुम जाना, इस समय पर तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, तुमको बातचीत करना है, थोड़े से ऑडिशंस होते हैं छोटे मोटे, वो कर लेना, वो सारी हीरोइन को करना होता है, और जब तुम कर दोगी तो वो चीज़ वो लोग साइन कर देंगे, और ज़रूर तुम्हें बड़े पर्दे पर ले लेंगे, मेरा नाम ले लेना, मुझे मानते हैं, मैंने उनके लिए अच्छा काम करा है, वो मेरे लिए इतना करेंगे। तो महिमा बोलती है ठीक है। ऐसे ही प्लान सेट होते हैं। ये जाती है दिग्विजय के यहाँ, दिग्विजय के ऑफिस में। अच्छा, उस दिन मोहन नहीं गया था क्योंकि मोहन को कोई काम था, मोहन अपने कामों में व्यस्त रहता था, इतना समय भी नहीं होता था, वो शाम को मिलता था। लेकिन इनकी जो अपॉइंटमेंट थी सुबह के 10 से 11 बजे के बीच में थी। ये जाती है दिग्विजय के ऑफिस में, खटखटाती है, और पे आई कम इन सर, अंदर जाती है। दिग्विजय सामने बैठते होते हैं अपनी कुर्सी पर, पानी पी रहे होते हैं, और महिमा जाकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है, क्योंकि दिग्विजय इशारा करते हैं बैठो। बैठी, अपने बारे में बताया। तो दिग्विजय ने उनसे बोला कि मैं तुम्हें हीरोइन के रूप में साइन कर सकता हूँ, एक काम करो, डांस करके देखो। तो महिमा उठी और थोड़ा सा डांस किया। तो बोली कि वो मतलब दिग्विजय, थोड़ा सा पल्लू को नीचे करो, यानी थोड़ा सा हॉट क्लीवेज दिखाओ। तो महिमा को लगा कि सर ये चीज़ मतलब उसको अजीब लगी थोड़ा। उसको डांस नहीं करना था, उसको एक्टिंग करना था। वो डांसर बनने नहीं गई थी, बट वो उसको आइटम डांस का रोल देने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अपनी बॉडी को थोड़ा शो करो। बातों बातों में बोले कि महिमा तो है बड़ी खूबसूरत, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तेरे खूबसूरत होने का मतलब क्या है? ऐसे तो बहुत सारे हीरो हीरोइंस हैं, सब खूबसूरत हैं। काम तो तुमको तभी मिलेगा ना जब तुम कुछ लटक झटक दिखाओगे। लटक झटक से मतलब तुम समझती हो ना, लटक झलक से मतलब कि तुम अपनी खूबसूरती को तराश कर दिखाओ, यानी दिखाओ कि तुम असल में कितनी खूबसूरत हो। तो महिमा बातों बातों में पूछती है कि सर कहना क्या चाहते हैं? तो बोले कि अपने कपड़ों को थोड़ा छोटा करो और अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि सोच बढ़ेगी, कपड़े छोटे होंगे तो टीआरपी बढ़ेगी, जिसके मदद के दम पर मैं तुमको साइन करा सकता हूं मूवी। तो लड़की का थोड़ा सा अंदाज ना बदला कि सर मुझे एक्टिंग करना, मुझे ये सब नहीं करना है। तो बोला, थोड़ी देर तक दिग्विजय बैठा रहा, पानी वानी पिया, ऑफिस में घूमता रहा, चक्कर मारता रहा। उसने बोला अच्छा एक काम करो, तुमको आइटम डांस नहीं करना है, मेरे साथ सेक्स करोगे डायरेक्ट। अच्छा, ये जो निर्माता डायरेक्टर लोग होते हैं डायरेक्ट बात करते हैं, ये नहीं कि बाबू प्रेम से ये लो, गुलाब ले लो, धीरे से इजहार, ऐसा कुछ नहीं। सेक्स करोगी, एक रात तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरा भला करो, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगा जहाँ तक तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारी खूबसूरती भी है प्लस पॉइंट, तो जाहिर सी बात है कि तुमको जल्दी से मैं काम दे दूंगा। महिमा को वो चीज़ अंदर से जो जिगर था, वो चीज़ में गवारा नहीं था कि वो चीज़ इस चीज़ के लिए कैसे मना कर दे। बोला हाँ कर दे। वो मना कर देती है दिग्विजय को कि मैं नहीं करूँगी सर, मुझे काम मिले चाहे ना मिले, और मुझे कोई ऑडिशन भी नहीं देना सर आपके यहाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, ये बात दिग्विजय को लग गई थी। दिग्विजय वहाँ का मार्केट का समझ लीजिए किंग था। ये वो दिग्विजय था जो जब चाहे तब किसी हीरोइन को बना सकता था या उसको बर्बाद कर सकता था।
और अपने सामने हीरोइन की तरफ से ये सेक्स की डिमांड को मना कर देना दिग्विजय के दिल पर लगी और उसने महिमा से बोला, एक काम करो, जिस तरीके से जा रही हो चली जाना, लेकिन याद रखना कि इस बॉलीवुड में अगर तुमको काम करना है तो तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं चली कोई माइका लाल तुमको हीरोइन नहीं बना सकता। आज तुमको मैं लिख कर देता हूँ, चाहो तो आज सेक्स कर लो, वरना कल आओगी तो मेरे पास भीड़ होगी, शायद मैं सिलेक्ट तुम्हें करूँ ना उस दिन। तो आज का मौका है, हाँ करो तो ठीक, वरना कल का तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए तो इसके लिए कभी रोना मत। महिमा बोली, ठीक है सर, जो करना करो, मैं तो सर नहीं करूँगी। उठती है, चली जाती है और आकर ये मोहन को बताती है, और मोहन इस बात से बड़ा गुस्सा होता है, लेकिन शायद पता नहीं क्यों मोहन को बात पता थी। जैसे मोहन बात बात में महिमा को संभालने की कोशिश कर रहा था कि अरे वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बारे में ऐसी कोई बात मत करना, ही इज किंग मेकर, कुछ भी कर सकते हैं, जान पर बात आ सकती है, अकेले रहती हो अपार्टमेंट में, मैं नहीं रहता हूँ या कोई भी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहते, कोई भी बात बिगड़ सकती है, चीज़ें उलट सकती हैं, चीज़ें हुई, तुम्हारे साथ गलत तो नहीं हुआ ना, रेप तो नहीं करा, बलात्कार तो नहीं करा, सेक्स तो नहीं करा, मना कर दिया ना, अब शांत रहो। एक्सपोज करने की जरूरत नहीं, बोली कि मैं एक्सपोज करूंगी, इनको बताऊंगी पूरी दुनिया को कि एक बेहतरीन इंसान का चेहरा कितना घटिया हो सकता है, अंदर से किसी लड़की को आगे बढ़ाने के लिए कितना नीचे गिरा सकता है ये। मोहन के समझाने पर वो समझती है और वो शांत होती है। कुछ समय दिन और बीतता है, मोहन किसी एक और डायरेक्टर का नंबर देता है, ये डायरेक्टर से मिलने जाती है। इस बार बोलती मोहन तुम भी साथ में चलो, मोहन जाता है, सेम वही बातचीत होती है। डायरेक्टर मोहन से बोलता है कि मोहन तुम बाहर जाओ, मैं बात करूँगा। वो डायरेक्टर महिमा से पहले ही डिमांड में सेक्स की बात करता है, तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ, जो कहोगी वो कर दूंगा। मना कर देती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जहां भी जाती। कई बार तो लोगों ने ये बोला कि दिग्विजय के यहाँ गई थी ना, कैंसिल, ये लड़की नहीं आएगी। दिग्विजय के यहाँ गई थी ना, कैंसिल। ये लगातार जिस तरीके से प्रताड़ना महिमा को मिल रही थी इन बाहरी डायरेक्टरों, निर्माताओं, निर्देशकों की तरफ से, ये इसको अंदर ही अंदर कचोट रही थी। ये वो बॉलीवुड की गंदगी थी जो शायद किसी लड़की के ऊपर आज भारी पड़ रही थी। आज उसकी दुर्दशा इस कदर हो चुकी थी कि वो मन ही मन इस सोच पर आ गई कि मुझे अब कोई काम नहीं करना है, अब मुझे बस इनफ, खत्म है, अब जिंदगी खत्म है, अब मैं माँ बाप को सब कुछ बता दूंगी। ये बात वो रात बैठकर रोती रोती अपने सपनों पर, अपनी सोच पर, अपने विचार पर, अपने फैसले पर अपने आप को ही कोस रही थी कि क्यों मैंने इतनी गंदगी भरे सपनों के लिए हाँ करी थी, और मैं अपना 4 साल लगभग मैं बर्बाद कर चुकी हूँ यहाँ पर। कई बार तो महिमा को लगा कि लोगों ने बोला ये जो स्टाइल होती है, ये जो लाइफ होती है, बहुत ही घटिया होती है। जितनी खुशनुमा, जितनी खूबसूरत बाहर से दिखती है ना, उतनी ही डार्क है अंदर से। ये हीरोइनें बन जाना, ये मॉडलिंग करना इतना आसान नहीं होता। अपने आप को बेचना पड़ता है, बर्बाद करना पड़ता है, अपने शरीर को हर निर्देशक, निर्माता के तरफ सौंपना पड़ता है। यूँ कहें कि अपने आप को एक वैश्या बनाना पड़ता है, एक खूबसूरत नामी ग्रामी वैश्या, जिसको लोग वैश्या तो नहीं कहते, लेकिन असल में वो वैसे ही होती है। कुछ ऐसा इसको, महिमा को अंदर से अंदर कचोटता, रोती, परेशान होती। तो एक दिन की बात है, मतलब अगले ही दूसरे दिन की बात, बैठी बैठी सोच रही थी कि बहुत हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, घर जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि माँ बाप को सपने दिखा दिए, यहाँ भी कोई ऐसा राह नहीं मिल रही है, क्या मुझे कर लेना चाहिए सच में सेक्स किसी डायरेक्टर के साथ। ये जाती है, फैसला बना लेती है कि अब मुझे मजबूरी में करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आगे जीना है, सपना जीना है, तो इंसान को कई बार हार माननी पड़ती है और कई बार अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये वो इस दलदल में आ चुकी थी, दलदल है इसको मानो, कि जहाँ पर एक बार आप एंट्री तो कर गए, निकलने का कोई मौका नहीं, क्योंकि निकल रहे हो तो आपकी वैल्यू नहीं, क्योंकि 4 साल आपने यहीं पर लगाए। अब आप एक दलदल में हो, बाहर भी निकल रहे हो तब भी तुम धंसते जा रहे हो, जितना निकल रहे हो तुम उतना घुस रहे हो। तो ये जाती है दिग्विजय का, खटखटाती है, ऑफिस अपॉइंटमेंट सेट होता है। दिग्विजय ने पहले तो इसको बहुत ही तिरस्कार की नज़रों से देखा, जैसे कि कोई एक ऐसी अनजान सी लड़की जिसको कभी दिग्विजय मिला ही नहीं। उस कदर इसने बदतमीजी करी, बेइज्जती करी, और बोला कि कोई भी ऐरी गरी लड़की हमारे ऑफिस के अंदर ना आए। अपने सिक्योरिटी ऑफिसर बोलता है इसको बाहर कर दो। लेकिन कुछ वक्त के बाद दिग्विजय को लगा कि शायद हो सकता है कि लड़की जो है, जो इतनी खूबसूरत है, जिसने आज तक कभी किसी के यहाँ जमीर की वजह से काम नहीं करा, अगर मेरे पास आई है तो हो सकता हो कि मेरी किस्मत खुल जाए। दिग्विजय फ़ोन मिलाता है सिक्योरिटी ऑफिसर को और तुरंत उसको जो है बुलाता है, किसको, महिमा को, और अंदर से जो खटका होता है, यानी सिटकनी जो होती है, वो बंद करता है और महिमा के साथ बैठता है।
कोई बातचीत नहीं करता, उसके क्लोज आता है, उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखता है। महिमा पहले तो हिचकिचाई थोड़ा, क्योंकि आज तक किसी ऐसे इंसान का उस मतलब गंदी नज़र से हाथ उसके शरीर पर नहीं पड़ा था। पहले हिचकिचाई, फिर बोली कि सर प्लीज़ ये सब मत करो, मुझे मेरी साइन करा दो, पिक्चर कुछ ही काम करा दो, मुझे काम करना है, प्लीज़ सर मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट फॉर्म उसने बोला। लेकिन दिग्विजय ने शायद इस सारी चीज़ों को अनसुना कर दिया और वो महिमा के पास आता है। उसकी धीरे से उसने जो कपड़ा पहना होता है उसकी बटन को ओपन करता है और महिमा को दीवार में सटाकर उसके साथ रोमांस करना चालू करता है। पहली बार अच्छा महिमा किसी पुरुष जात के इंसान के साथ इतना क्लोज आई हुई थी, और जिसके साथ कोई रिश्तों का संबंध नहीं है, आज उसके साथ अपनी देह का व्यापार करना पड़ेगा। ये बात महिमा को अंदर ही अंदर खल भी रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, दिग्विजय करना चाहता है तो वो करने देना चाहेगी, क्योंकि उसके साथ मजबूरी है। और दिग्विजय ने उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उस रात उसने महिमा के साथ संभोग किया, और ये वो रात है जो महिमा को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। जितनी बार भी उसके साथ वो रोमांस करते दौरान उसका चेहरा अपने आगे देखती, उतनी बार मन करता कि दिग्विजय के चेहरे को नोच कर ख़त्म कर दें, लेकिन ये वो कंट्रोल था जो उसको अपने सपनों के लिए रोकना पड़ रहा था, और दिग्विजय को हर वो चीज़ करने के लिए उसको इजाज़त देनी पड़ रही थी जिसके लिए उसने अपने सपनों को पाना है, यानी अपने आप को आगे बढ़ाना है। रात बीतती है, सुबह होता है, दोनों एक बेड पर वहीं पर बेड पड़ा था ऑफिस में। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि दिग्विजय सो रहा है और महिमा जो है बगल में बिना कपड़ों के लेटी हुई है। अपने कपड़ों को संवारती है, संभलती है, पहनती है। दिग्विजय को उठाती है, दोनों लोग आपस में बात करते हैं, और बात करते करते दौरान एक दूसरे से अब प्रोजेक्ट पर बात होती है कि किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से बात होगा, किस तरीके से आगे कहाँ पर ले जाया जाएगा। एक नए हीरो को इंट्रोड्यूस करा जाता है कि ये आपके हीरो होंगे और ये आपके साथ फिल्म को साइन करेंगे, और ये इस तरीके से ये पूरी स्क्रिप्ट उनको दे दी गई। इस स्क्रिप्ट के दौरान भी महिमा को हीरो के साथ सेक्स करना था। अब वो समय बीत गया था जहां पर दिग्विजय ने महिमा के साथ संभोग तो करा ही था, दिग्विजय के संपर्क के लगभग 11 लोगों के साथ दिग्विजय ने महिमा के साथ सेक्स करा दिया। उसकी रजामंदी हो या ना हो, उसके साथ सेक्स करा दिया। अब बात आती है कि महिमा ने कभी विरोध क्यों नहीं करा इस बात का, क्योंकि वो पहली रात याद है ना, जब दिग्विजय ने उसके साथ सेक्स किया था, उसने उसकी उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, और ब्लैकमेल के तहत महिमा को जब भी किसी के सामने भेजता, वो वीडियो को उसके सामने लाकर ब्लैकमेल करता और बोलता कि ये मैं तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा, वरना ये काम कर लेना। वो ब्लैकमेल, वो इमोशनल टॉर्चर उस लड़के को इस कदर बर्बाद कर गई कि लगभग हर एक पिक्चर की साइन, हर एक हीरो से मुलाकात उसकी सेक्स के बिना होती ही नहीं थी। हालांकि उसने अपना नाम भी बनाया। इस बीच उसकी पिक्चर भी लॉन्च होती है और लोगों को बड़ी पसंद आती है, बड़ी हिट मूवी भी जाती है बॉलीवुड में, अच्छा जाता है, फेम भी अच्छा मिलता है उसको, पैसा भी अच्छा मिलता है, समय के साथ घर भी बनता है। वहीं पर एक नया विला ले लेती है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो जाती है, लेकिन वो शान शौकत उसके शरीर के व्यापार के तहत ही बनी हुई थी। उसको जब भी कोई साइन करना, दिग्विजय तो अक्सर उसके घर में आता, उसके साथ सेक्स करता, ना कोई रिश्ता ना कुछ, लेकिन सेक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिना सेक्स के तो बात ही नहीं चल रही। इन बड़े बड़े लोगों को जितना आप साफ देखते हो ना, उतना ही अंदर से घिरे हुए होते हैं। वो बातों में दारू, वो शराब, वो धूत, वो अर्धनग्नता, वो बदतमीजी, वो फुहड़ता, वो इतनी गंदगी थी कि शायद महिमा अब उस कदर बर्बाद हो गई थी कि अब वो निकल ही नहीं सकती। लेकिन एक दिन की बात है, मम्मी पापा इसके आए हुए थे, अपार्टमेंट ले लिया था, घर ले लिया था। बात करते करते माँ बाप बड़े वो हो गए, भावुक हो गए। भावुक होने की वजह यह थी कि लगातार उसके रिश्तेदार जो है ना, इस बात को आकर माँ बाप को अवहेलना करते, आलोचना करते कि तुम्हारी बेटी हीरोइन तो बन गई है, पैसा क्यों, मतलब ऐसा पैसा किस काम का जो किसी के साथ चिपक कर आए। कई लोगों ने मुलाकातों में बताया होगा माँ बाप को कि हीरोइनों के रूप में ये रोमांस करती हुई वीडियोज़ भी बनाती हैं। माँ बाप ने भी देखा था अपनी बेटी जो चित्तौड़ की सीधे परिवार की मिडिल क्लास की फैमिली थी, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, यानी कि एक लड़की का किसी गैर मर्द के साथ चिपक कर वीडियो बनाना, एक्ट करना, ये किसी माँ बाप के लिए दिक्कत है, क्योंकि उनको अपनी बिटिया की शादी करानी थी, और शादी भी कोई इंसान, सभ्य घर का इंसान ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा। ये बात माँ बाप को करोच रही थी। उस रात एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने महिमा से बहुत कुछ समझाया कि बेटा एक काम करो, अच्छा तो बना ही लिया, पैसा वैसा हो ही गया, इस काम को बंद कर दो, क्योंकि जिस काम, या तो कोई काम करो जो सभ्य हो, ये सब चिपकाट, ये सब नहीं अच्छा लगता है। ये समाज, अपना समाज वैसा नहीं, हम लोग सभ्य घर के आदमी हैं। तो महिमा समझाती है अपने माँ बाप को कि ये तो एक्ट है, ये तो दुनिया है, ये तो इसमें चलता है, सारे इसमें करते हैं।
अच्छा, माँ बाप ने उस दिन हताश मन से रजामंदी तो दी, ठीक है बेटा जो करना है करो। सुबह होते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं वहीं पर, फिर वो चले जाते हैं। यूँ रात थी कि जब माँ बाप नहीं रहे तो महिमा अंदर से बड़ी परेशान, और आज वो अपने बचपन से लगा करना अपने एकेडमिक स्तर की बात को सोचती है कि किस कदर उसको सम्मान उसकी प्रतिभावान होने की वजह से मिला था, किस कदर वो अवार्ड उसके प्रतिभाशाली शख्सियत और उसकी खूबसूरती और उसकी मुस्कान, उसकी अदाकारा की वजह से मिले थे। वो अवार्ड बार बार उसको चुभो रहे थे अंदर ही खंजर, कि तुम तो वो हो जो तुम खुद ही चमक सकती थी, तुमको चमकने के लिए खुद को बेचने की ज़रूरत नहीं थी। वो रात उसको बार बार इस चीज़ के लिए खरोच रही थी कि क्यों तुमने ऐसा करा। शायद ऐसा लगा कि महिमा की अपनी ही कोई हमशक्ल सामने आकर उससे लड़ रही हो कि तुम इतनी पागल हो गई शख्सियत के लिए कि तुमने अपने आप को बेच दिया, तुमने अपने आप को दांव पे लगा दिया, तुमने अपना सब बर्बाद कर दिया। ये बात सोचती गई और इतना सोचती गई कि उसको अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं हुआ। वो ओवरथिंकर की रात कहो या पूरी दुनिया पलट देने की, महिमा की ज़िंदगी बदलने की ये वो रात है। ये रुपट्टा उठाती है और वहीं पर लगे पंखे से लटक कर जान दे देती है। लगभग 4 या 5-6 दिन हो जाते हैं, उसके सुसाइड हुई लाश को कोई देखने नहीं आता है, क्योंकि बड़े विलों में और बड़े रईस अपार्टमेंट में किसी का आना जाना नहीं होता है। तो कई लोग जैसे उनके जानकार होते थे, काम वाली वगैरह आती थी या दूध देने वाले आते थे तो खटखटाते, तो मैडम अंदर से खोलती नहीं, तो लोगों को लगता है कि शायद मैडम कहीं बाहर गई हैं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन बीतते चले गए, कोई पता जाता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। घर वाले भी परेशान कि बिटिया फ़ोन नहीं उठा रही है। लेकिन ये वारदात एक नहीं कईयों बार हो चुकी है, जब बिटिया ने 5-5, 6-6 दिन अपने घर वालों का फ़ोन नहीं उठाया था, तो उनके लिए बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई थी। और वो बेटी भी बड़ी हो चुकी है, 29-30 साल की समझदार लड़की है, और फ़ोन नहीं उठाती है तो कोई बड़ी बात नहीं। 4-5-6 दिन लेकिन जब बीतते हैं, 6-7 दिन बीतते हैं, तो माँ बाप की चीज़ टेंशन देती है। तो माँ बाप ने मोहन को फ़ोन किया कि बेटा तुमको मिली महिमा, क्योंकि महिमा 5-6 दिन हो गया फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा अंकल जी ऐसा हुआ है क्या? मैं तो दरअसल इस समय यूएसए में हूँ, थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट के तहत आया हुआ था, मैं जाता हूँ, मुझे 2 दिन लगेगा जाने में। वो 2 दिन के बाद यहाँ से वापस से यहाँ आता है और देखता है महिमा को खटखटाता है गेट, लेकिन खुलता नहीं है, अंदर से बंद है। कई लोगों से पूछता है, चौकीदारों से पूछता है कि क्या सीन है। माँ बाप को फ़ोन मिलाता है कि देखो किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं। सब कुछ पता कर लिया गया, बहुत कुछ जांच पड़ताल हुई, लेकिन महिमा का कोई अता पता नहीं चल रहा था। पूरा दिन सब कुछ मुलाकात हुई, पुलिस स्टेशन में तक इस चीज़ की अर्जी डलवा दी गई कि लड़की गायब है। पुलिस आती है तो सबसे पहले पुलिस में वहीं के एसआई साहब थे, तो उसने कहा कि एक काम करो, पहले तो ये दरवाज़ा खोलो, देखो कि क्या है, कुछ शायद हिंट मिले कि लड़की है कहाँ। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, तो 2-3 लोगों ने धक्का मारा, दरवाज़ा टूटा, और जैसे ही दरवाज़ा टूटता है तो अजीब सी गंध नहीं होती है, जैसे किसी की मरने वाली लाश की, वो गंध वहाँ से आना शुरू हो गई। लोगों ने ऐसे ऐसे नाक पर उंगली रखा, बंद किया। लोगों को लगा कि कुछ पता नहीं क्या बड़ी अजीब सी गंध है, शायद किसी ने चिकन विकन तो नहीं खाया। अंदर गए, सारे दरवाजे ओपन थे, और एक दरवाजे पर वही लाश उस पंखे पर लटक रही थी, मक्खी भिनभिना रही थी, सड़ रही थी खाल, तो लटक लटक कर थोड़ा सा लटक आई थी। आंखें पूरी बाहर थी, जीभ पूरी बाहर थी, हाथ ऐसे लटक चुके थे जैसे पूरे अकड़ गए हों, शरीर में कोई जान नहीं। 6-7-8 दिन की बासी लाश है, मक्खियाँ लगी पड़ी हैं, चूहे वूहे तक शायद ऊपर से ऐसे छिपकली नहीं होती है, ऊपर से चढ़वड़ के उसके ऊपर आ गई हैं। तो जैसे जाते डंडा मारते सब भड़बड़ा के इधर उधर भागते हैं और धीरे से उसको उतारते हैं। ये बात माँ बाप को पता चलती है, माँ बाप रोते रोते आते हैं और उस लड़की को वहाँ से उठाया जाता है और उसके अंतिम संस्कार करा जाता है। ये वो दिन है जब माँ बाप को और किसी को नहीं पता कि आखिर मेरे गए हुए अभी 10 दिन भी नहीं बीते हैं और मेरी बिटिया ने उस दिन इतने अच्छे से बात करी और मैंने ऐसा क्या कह दिया कि उसने फांसी लगा ली। बात बार बार उसकी जो वाइफ थी, पति की यानी कि माँ इनकी, कोस रही थी कि शायद हम लोगों ने ज़्यादा बोल दिया लगता लड़की को, इस वजह से उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं करा। बातें कुछ भी हों, लेकिन आप गहराई तक कितना पहुँचोगे, गहराई पहुँचने के लिए आपको आसपास होना पड़ेगा, और गहराई है नहीं क्योंकि आपकी लड़की बड़ी दूर रहती है। तो बातें थोड़ी सी पता चली कि कभी इसको किसी से लड़ाई हो गई, उस पर थोड़ा केस वेस हुआ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। माँ बाप भी अब परेशान है कि बेटी ख़त्म हो चुकी है, और वो एक हाउस है जहाँ पर भी लड़की ने बड़ी शिद्दत से उस घर को ख़रीदा था, और वो घर को लॉक करा जाता है, बंद किया जाता है। माँ बाप भी अपने चित्तौड़ में आ जाते हैं और अपनी बेटी की उन यादों को लेकर सिर्फ पड़े हैं, क्योंकि उनकी अकेली बेटी थी। और रिश्तेदार भी इस चीज़ का ताना देकर जाते थे कि और करा लिया, बन गए अमीर, बन गई हीरोइन। दूर घरों में जाने वाली लड़कियां वैसे ही बर्बाद हो जाती हैं।
लोगों की ताने और अपने अंदर की वो खरोंच इन माँ बाप को जो बढ़ती हुई उम्र के उस तगाजे पर खड़े थे जहाँ इनको अंदर ही अंदर खरोच रही थी। आज वो घर पूरा बंद है। लगभग 4-5 साल बीत जाते हैं, उस घर को कोई नहीं लेता है, क्योंकि वो घर के बगल के लोग रहने वाले इस चीज़ के बारे में जब भी कोई आता उनसे बातचीत करते दौरान बता देते कि यहाँ पर लड़की ने सुसाइड करा था। और ये वो करते था जब भी कोई इंसान उस घर में जाता, चाहे वो किराए के माध्यम से या बेचने के माध्यम से। कई लोगों ने बोला था इसको बेच दो, लेकिन बिके भी तब ना जब खरीदार आया। खरीदार को पता चल जाता कि यहाँ पर सुसाइड हुआ था, तो लोग वैसे इसको नहीं खरीदते थे। समय बीता, 6 साल 7 साल बीतता चला गया, कोई नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पर इस स्टोरी का पूरा टर्निंग पॉइंट आ जाता है, क्योंकि एक गांव है, मुरदेस नाम का गांव है। नाम थोड़ा सा अजीब है। और उस गांव के रहने वाले बहुत सारे लोग बहुत सीधे हैं और बहुत पढ़ने वाले आदमी हैं। मतलब वहाँ पर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम सुरेंद्र है। उसने अभी जो शादी करी थी, 3-4-5 साल हो गए थे, एक वैशाली नाम की लड़की से शादी करी थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी वैशाली। अच्छा, गाँव के तौर तरीक़ों से रहती थी। गाय को चारा देना, गोबर उठाना, भैंस वगैरह उनके घर पर थी, दूध वगैरह निकलवाना, मम्मी पापा यानी अपने सास ससुर की कहीं हेल्प करना, मदद करना, ऐसे रहती थी। और सुरेंद्र थोड़ा सा काम करने के दौरान उसकी मुंबई में ज्वाइनिंग हुई थी। वो भी पढ़ा लिखा लड़का था, इंजीनियरिंग करी थी, तो कोई इसको जॉब मिल गई थी। अच्छा, जॉब मिल गई तो लड़का भी कूल था और मुंबई में रहता था। तो इसको भी तलाश थी कि इतने दिन हो गए मुंबई में रहते रहते और लोगों के यहाँ अपार्टमेंट ले रहा हूँ और पैसा अच्छा खासा हो चुका है, एक घर ले लेता हूँ। अगर कहीं सस्ते में घर और मिल जाए सही रेट पर तो मैं उसको ले लेता हूँ। तो सुरेंद्र जो है इधर उधर ब्रोकर से बातचीत करता है। तो एक ब्रोकर मिलता है और ब्रोकर से बातचीत करते दौरान बताता है कि यार एक घर है, लेकिन अगर तुम विश्वास ना करो तो वो तुम्हारे लिए घर है, वरना फिर बेकार है। थोड़ा सस्ता पड़ेगा, मात्र 35 से 40 लाख में तुमको दिलवा दूंगा, हालांकि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो बोला इतना सस्ता क्यों, कोई बात है क्या? हाँ, बात बस इतनी है कि एक लड़की ने सुसाइड करा था। और तुमको तो पता ही है कि आजकल के लोग कितने अंधभक्त हैं, कितने सब डरते वरते हैं। बताओ, सुसाइड वाली लड़की है, वो कहाँ से खा जाएगी? आत्माएं कहीं होती हैं क्या? और आत्माओं के डर की वजह से कोई वहाँ जाता नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिला दूंगा। और उनके माँ बाप भी वैसे वहाँ रहते नहीं, चित्तौड़ में रहते हैं। और मेरी कई बार बातचीत हुई है, वो 35-40 तक तुम्हें दे देंगे, अगर तुम लेना चाहो तो ले लो। तो सुरेंद्र कहता है कि पागल है क्या, आत्माएं कहीं होती हैं क्या? आत्माएं और सुरेंद्र को मारेंगी? कौन सी आत्मा है? चलो मुझे दिलाओ चल के। 35 लाख में घर साइन होता है, कुछ कागजात कार्यवाही करी जाती है और डन होता है। घर के अंदर कागजात, रजिस्ट्री, सब कुछ इनके नाम, जितना भी प्रोसेस टाइम होता है सब कुछ ले लेता है। और ये घर जाता है, सरप्राइज के तौर पर अपने मम्मी पापा को रजिस्ट्री दिखाता है कि तुम्हारे बेटे ने फाड़ दिया, मतलब खरीद लिया। क्या खरीद लिया? एक घर खरीद लिया। कहाँ पर? मुंबई में। किसने? सुरेंद्र ने। बड़े खुश घर वाले, क्योंकि घर वालों को क्या पता क्या स्थिति। अच्छा, सुरेंद्र भी अपने मम्मी पापा को नहीं बताता, न वैशाली को, कि इसके अंदर ऐसी सुसाइड वाला सीन हुआ था, क्योंकि वो बताकर इस चीज़ को बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता। क्योंकि उसको पता है कि गांव की वही रूढ़िवादी परंपरा, जिनको ये लगता है कि भूत प्रेत आत्माएं सुसाइड करने वाली जगहों पर रहती हैं, और ऐसी जगहों पर जाना किसी जान को जोखिम में लगाने के बराबर है ही नहीं। तो सुरेंद्र उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए प्लानिंग करता है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद वैशाली से बोलता है, और मम्मी पापा से आशीर्वाद लेने के बाद वैशाली को, और उनकी बेटी भी थी, बड़ी बड़ी प्यारी बेटी थी, मतलब बहुत चहकदार किलकारी करने वाली लड़की नहीं, छोटी छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, छोटी छोटी बात। वान्या नाम की लड़की थी, बड़ी प्यारी सी, नाम भी रखा था वैशाली ने, वी से रखा था, और ऐसे अपने नाम से उसने उठाया था, शब्दों बद मिला के। तो वैशाली सुरेंद्र ने उसको उठाकर, यानी कि वैशाली, सुरेंद्र और लड़की तीनों यहाँ से मुंबई आ जाते हैं। पहली बार वैशाली किसी एक बड़े घर में, जो कि लग्जूरियस से बना हुआ है। 1.5 करोड़ का घर, भाई घर होता है। और थोड़ा सा पहले के ज़माने में, आजकल के ज़माने में 1.5 करोड़ भले अच्छा ना मिले, पहले की तो बात ही अलग थी। बहुत पहला भी नहीं था, अभी लेटेस्ट ही था। तो वहाँ जब एंट्री करते हैं, अच्छा, वैशाली जैसे ही उस दरवाजे को ओपन करती है, फर्स्ट टाइम ओपन कर रही है, लेकिन वैशाली को कुछ अलग सा आभास हुआ। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। होता है, आप किसी घर में आप एंट्री करते हो, कई बार आपको बड़ा अच्छा लगता है, कई बार थोड़ा अधूरापन सा लगता है। वैशाली के अंदर कुछ तो अधूरापन था, कुछ तो ऐसा संकोच रही थी, जैसे सन्नाटा, बेचैनी, एक डार्क सी साइलेंट जो ची की आवाज़ दे, हल्की सी, वो सन्नाटा उस घर के अंदर प्रवेश द्वार पर ही। वैशाली ने कहा कि बड़ा थोड़ा सन्नाटा नहीं है, बहुत शांति लग रही है। सुरेंद्र बड़ा पागल हो गया, शहर के बीच में इतना बड़ा घर, सोसाइटी पॉश एरिया, यहाँ पर लोग चहकते नहीं हैं, यहाँ पर लोग शांत रहते हैं, और बड़े लोग शांत रहते हैं। तुम्हारे जैसे बक 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 नहीं करते हैं, लड़ना नहीं यहाँ पर। यहाँ वो अपना घर नहीं है कि चिल्ला रहे एकदम पागलों जैसे। शांति से बोलना, इज्जत से बोला जाता है। और बगल वाले शरीफ हैं,
दिखना भी शरीफ हो गंवार, शरीफ दिखना, ऐसे बातों में बातें चलती हैं और लेकर चले जाते हैं। और लड़की जो वान्या है वो भी बड़ी को पापा पापा, अरे वाह पापा यहाँ पे ये भी है, अरे पापा यहाँ तो इतना बड़ा तालाब है। वह पागल, तालाब नहीं स्विमिंग पूल है। अच्छा, कहीं नहाते वहाते स्विमिंग पूल में, और कपड़े वपड़े बदलते हैं। घर भी बढ़िया फर्निश्ड है, पूरा फर्नीचर वगैरह सब लगे, कोई फर्नीचर हटा ही नहीं, कहाँ लेकर जाएंगे, फुल फर्निश्ड करता। घर के अंदर एंटर करते हैं, किचन विचन भी बहुत अच्छी है, चिमनी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो आज वैशाली भी खुश है, उसको खाना वाना बनाने पहले दिन घर में एंट्री करो मीठा बनाओगे, नियम होता है। और पंडित को भी बुलाया गया कि यहाँ पर जो है सत्यनारायण जी की कथा हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो प्लान पूरा सेट होता है कि सत्यनारायण जी की जो है कथा भी करा लिया जाए। और मीठा तो बन ही चुका है, तो मीठे में कुछ छोटा मोटा लड्डू वगैरह जो होता है वो उस लड़की ने बनाया वहाँ, यानी वैशाली ने सुरेंद्र के लिए, और माँ बाप भी आए हुए थे, सबके लिए बनाया छोटा। एंड सत्यनारायण की कथा का निर्धारण होता है और सत्यनारायण कथा करने के लिए पंडित जी आते हैं। उस घर में सारी चीज़ों की व्यवस्था करी गई और यह भी बोला गया था कि क्योंकि घर लिया गया है, मीठा वगैरह बन चुका है, हालांकि ये नियम के विरुद्ध होता है। थोड़ा सा होता है कि जब आप किसी घर के अंदर प्रवेश करते हो तो जब तक कि आपकी जो पूर्व कार्यवाही होती है, जैसे कि आपको पूजन सामग्री से संबंधित या जितनी भी विद्याएं होती हैं वो करवा लेना चाहिए गृह प्रवेश करने के दौरान, लेकिन इन्होंने उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। और ध्यान देने वाला एक मर्द होता है किसी भी घर में या एक महिला होती है, लेकिन सुरेंद्र उस ख्यालातों का था नहीं। सुरेंद्र थोड़ा सा उच्च क्वालिटी के ऊंचे दर्जे का सोचने वाला था। उसको लगता था ये सब धार्मिकता और ये भूत प्रेतात्माएं, ये सब बनाया हुआ कुछ रोजगार वालों का धंधा है, कोई मतलब है नहीं। तो हालांकि सुरेंद्र की अपनी सोच, उससे क्या लेना देना। फिलहाल इनके घर पर गृह प्रवेश करने की पूरी तैयारी कराई गई, क्योंकि माँ बाप का फोर्स हो रहा था कि गृह प्रवेश तो करना ही पड़ेगा। सत्यनारायण जी की कथा करने के लिए पंडित भी आते हैं। सोमवार का दिन था, पूरी व्यवस्था कर ली गई। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो पंडित जी लोगों को लगा कि ये चीज़ें सही नहीं इस घर में, क्योंकि वो दीपक जलाने के लिए जैसे ही नारायण जी के लिए दीपक रखने गए और दीपक जलाया ही था कि मात्र दीपक जलाते वक्त ही बुझ गए। ना कोई हवा, ना कोई ऐसी बात, ना कोई कि कोई उठाओ एकदम से कुछ गिर गया हो जम से, उसकी हवा लग के बुझ गया हो, कुछ नहीं, वो गिर गया। तो वहाँ के पंडित जी पुरोहित थे, उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, दीपक बुझना अशुभ होता है, और अगर दीपक बुझ गया है तो इस घर को लेने से पहले कई सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ की ग्रह की ऊर्जा कैसी है। इस ग्रह की ऊर्जा के दौरान ही अगर ये चीज़ सही होगी तो ठीक, वरना घर मत लेना, क्योंकि ये घर बहुत विनाशक पैदा हो सकता है। घर के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई बड़ी दुविधा को ला सकता है। पुरोहित जी ने जैसे इस बात को बोला, सुरेंद्र, उनके माँ बाप जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, तो सुरेंद्र ने बोला कि अरे पंडित जी आप कथा कर दो, क्योंकि अब तो रजिस्ट्री हो भी चुकी है। अब अगर लेना और ना लेना वाला मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा होता है कि रजिस्ट्री चलो नहीं हुई है, चीज़ें पैसा पूरा पे नहीं करा गया है, तब एक इंसान बात कर सकता है कि रहना है कि नहीं रहना है। अब तो रजिस्ट्री भी हो चुकी है, पैसा भी दे दिया जा चुका है, अब रहना है तो साहब इसी में रहना है, तो अब आप पूजा कर दो। तो पुरोहित जी ने बोला कि मैं नहीं करता पूजा, ऐसी जगहों पर जहाँ पर मेरा दीपक जो है वो बुझ जाए, वहाँ पर मैं मंत्रों को मैं उच्चारित ही नहीं करता। तो पंडित जी ने अपने चीज़ों को, सामानो मन जो होता है वो पैक करा, और जो सामान इनसे पैसा वैसा लेना था इन लोगों को, वो सब कुछ लिया हुआ और वो चले गए, और पूजा यहाँ पर नहीं करी गई। तो पूजा जब नहीं करी गई तो अपना ये सुरेंद्र, उनकी पत्नी लोगों ने वही अपना आरती वगैरह, सत्यनारायण जी की कथा खुद से ही करा और पूजा संपन्न करके खुशहाली से रहने के लिए तत्पर हो गए। 1-2 दिन बीता गया। जो लोग आए हुए थे, बुआ के लड़के या बुआ वगैरह, मामा मामी, वो सब अपने घर चले गए। माँ बाप भी 7-8 दिन रुके, बोले कि अब बेटा घर जाना है, वहाँ भी देखना है सब। तो बोले ठीक है, वो भी अपना घर निकल गए। अच्छा, जब घर निकल गए वो अपने काम में, ये सुरेंद्र यहाँ पर, वैशाली यहाँ पर और वन्या अपना, तीनों यहाँ पर रह रहे हैं। सुरेंद्र अपना सुबह उठता, काम के लिए निकल जाता, क्योंकि उसका इंजीनियरिंग जो ऑफिस था घर से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। तो अपनी गाड़ी उठाता और वहाँ से वो चला जाता अपना काम करने। अच्छा, सुबह 9 बजे उठता और कम से कम रात के वही 8 या 9 बजे के आसपास अपने घर भी आ जाया करता था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतता चला गया। अच्छा, वैशाली जो है ना, दिन प्रतिदिन यहाँ पर कुछ बदलती हुई दिखाई पड़ रही थी। वैशाली का जो रवैया था वो सुरेंद्र के प्रति भी बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। वैशाली ऐसा लगता था कि कभी कभी तो बड़ा गुस्से में रहती थी और कभी कभी इतना प्यार से बोलती थी कि शायद उससे बेहतरीन कोई इंसान ही नहीं है। कई बार तो सुरेंद्र के ऊपर लड़ जाती थी कि तुम इतना देर क्यों लगा देते हो, मुझे तुम्हारी याद आती है और हम दोनों लोग अकेले आए हैं दूर एक शहर में, ना कोई अपना ना कुछ, कम से कम जल्दी आ जाया करो कुछ दिनों के लिए। बाद में की बात अलग है कि महीना 2 महीना हम लोग रुक रहे हैं, थोड़ा मैं भी जानकार हो जाऊं इस शहर में, रूबरू हो जाऊं यहाँ की गलियों से कम तुम इतना तो सफ़र कम जल्दी आ जाया करो। अकेले अजीब सा लगता है। वान्या भी अकेले रहती है, बोर हो जाती है, तुम्हारी यादों में पड़ी रहती है यहाँ पर।
और मैं बात करूं तो किससे करूं, तुम हो कि फ़ोन भी नहीं उठाते ऑफिस में। इन सब चीज़ों की थोड़ी सी झड़प होती है, फिर इन दोनों की थोड़ी सी बातें होती, सुलह होती है। सुरेंद्र भी बोलता बात तो सही है, लेकिन काम का जो प्रेशर होता है इंसान को कहाँ निकलने दे, 8 से 9 बज जाता। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते गए, 15 दिन हो गया, 16 दिन हो गया। अच्छा, वैशाली को कुछ रात में इसके घर पर अजीब सा लगने लगा। कई बार वैशाली ने ये बात सुरेंद्र को बताने की कोशिश करी कि सुनो, कुछ मुझे यहाँ पर अजीब लगता है। मुझे कई बार पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि कोई यहाँ पर पहले से हो, और जब मैं उसको वहाँ पर देखने जाती हूँ वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे बात तुमको बतानी चाहिए थी। मैंने कई बार तुमको बताने की कोशिश करी, लेकिन तुम उस बात को हंसी मजाक में नज़रअंदाज कर देते हो। लेकिन आज की बात बड़ी अजीब सी थी। आज कुछ ऐसा हुआ जो मुझे मजबूर कर रहा है कि ये बात तुम भी जानो और तुम इस पर थोड़ा पड़ताल करो कि है क्या आखिर ये चीज़। बोला क्या हुआ? बोले कि जब तुम यहाँ से गए हुए थे, वही 12-1 बजे का दोपहर का समय था, बहुत सन्नाटा सा था। अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे कि किचन का दरवाज़ा थप से हुआ, धक्का सी लगी। तो मुझे लगा कि कोई बिल्ली विल्ली आई होगी। मैं वहाँ पर गई, और जैसे ही गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो दूध मैंने उबालने के रखा हुआ था वो नीचे गिरा हुआ है। और जब मैं आसपास देखी तो वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी, और बिल्ली आने का सवाल ही नहीं। अगर आई और गिरा, इतनी जल्दी वो गायब कहाँ हो गई। मैंने पूरे घर में तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और जैसे मैं दूध को सही करके रख रही थी, रखते ही दौरान मैं बाहर की तरफ रख कर सुबीते से सही से वही किचन का जो वो होता है, क्या बोला जाता है उसको, पत्थर जहाँ पर लगता है ना, उसके ऊपर जो चूल्हा वगैरह होता है उस पर मैंने रख दिया था। और जैसे मैं बाहर कुंडी बंद करके आई कि मेरा दूध सुरक्षित है, कि मुझे खट से आवाज़ आई कि वहाँ पर फिर से कुछ गिर गया। और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, फिर वो दूध नीचे गिरा पड़ा था, और इस बार तो कोई बिल्ली भी नहीं थी। मैं थोड़ा सा सक पकाई, मुझे डर लगा, अजीब सा लगा मुझे कि अचानक हुआ कैसे। तो सुरेंद्र बोला हो सकता है कि तुमने सही से रखा नहीं होगा, सही एक स्टेबल नहीं रखा होगा, इधर उधर रख दिया, तुमने दरवाज़ा बंद किया, तेज हवा आई और वो गिर गया। उसने लॉजिक दे दिया। तो लड़की ने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा है यहाँ पर। ये बात सुरेंद्र को बताती है, और सुरेंद्र उस बात को लॉजिकल पैटर्न से आंसर देकर उसको डिनाई कर देता है। और इस बात को करते करते आराम से लोग बातें करे, खाना पीना खाए, सो गए। फिर वही सुबह की तैयारी, सुरेंद्र अपने ऑफिस में, ये यहाँ पर। अच्छा, ये बात शायद जो सुरेंद्र को उसने बताई थी, ये बात कोई तो था इस घर के अंदर जो नहीं चाहता था कि सुरेंद्र को ये बात पता चले। क्योंकि उस दिन के बाद से, जिस दिन से इसने सुरेंद्र को ये सब चीज़ें बताई, उस दिन से वैशाली के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटना चालू हो गई। इसको ऐसा लगा कि जैसे कोई वॉशरूम में इसके साथ नहा रहा हो, या कई बार तो इसको लगता है कि जो उसकी गहने हैं या जो उसकी साड़ियाँ हैं कोई पलट जाता है, या कोई एक बार पहन कर देखता है। कई बार उसको लगता है कि शायद मैंने उतार कर रखी हो साड़ी, या ये जो सामान, ये गहना, ये ज्वेलरी, ये मैंने जो रखा है, ये हो सकता हो कि मैंने उतार कर यहीं रखी हो। लेकिन कई बार बड़ा ध्यान करके जब वो वहाँ पर वो सामान रख कर जाती और थोड़ी ही देर के बाद आती तो देखती कि वो सामान उसका वहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा खिसका है, जैसे कि थोड़ा सा उल्टा हो, जैसे कि थोड़ा सा अजीब तरीके से, बेढंगा तरीके से रखा हो, जैसे किसी ने अलमारी से वो साड़ी को निकाल कर बाहर रख दिया हो, जैसे किसी ने इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया हो। कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कि कोई पाउडर वाउडर से नीचे पड़ा हो, बिखरा सा हल्का सा। तो उसको बड़ा अजीब लगा अंदर से। अच्छा, इसके पास कुछ खास इतना भी नहीं था सामान, थोड़ा था कि पाउडर, क्रीम, बिंदी, दुनियादारी, ये तो सबके पास होता है, उतना था इसके पास। धीरे धीरे इसके अंदर कुछ शौक पैदा हो गए कि मुझे भी ना अच्छे कपड़े पहनना है। टीवी लगी थी घर पर, और एक टीवी के अंदर दराज थी, टीवी के नीचे जहाँ पर टीवी लगी, नीचे वो बनाए जाते हैं ना, उस दराज को उसने खोला तो लॉक था। लॉक क्यों है ये नहीं पता, लेकिन लॉक की जो चाबी थी वो थोड़ी ही दूर पर चाबी भी पड़ी हुई थी। और वो चाबी जो है, जैसे उसने लॉक पर लगाकर ऐसे खट से खोला, उसने देखा कि एक लड़की की कई सारी फोटो जो उसके अंदर रखी हुई है। वो लड़की कौन हो सकती इसको नहीं पता था, पर ये जो लड़की थी जिसकी फोटो जिसके अंदर थी, वो फोटो जिसको अपनी तरफ खींच रही थी, वो फोटोज महिमा की थी, जिसका अपार्टमेंट था। उसने अपनी फोटोज को फोटोशूट वगैरह कराती थी और अपने ड्रॉर में रखा होगा, तो शायद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पर रखी होंगी। तो जब उसने महिमा को देखा, बड़ी इसमें खूबसूरत सी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, उसके कपड़े पहनने के स्टाइल, उसकी वो ड्रेसिंग स्टाइल वैशाली को बड़ी भा रहे थे। वो बार बार महिमा के जैसे बनने की कोशिश करने लगी मन में। उसको भी अंदर से ललक पैदा हुई, इतनी प्यारी सी लड़की है, इतने अच्छे से सस्ती संवरती है, मैं भी रहूं। सुरेंद्र आता है रात में, उससे बातचीत करते करते दौरान उसने बताया कि आज मैंने ड्रॉर को खोला और मुझे ये जो है लड़की की फ़ोटोज़ दिखी, ये कौन है अपने घर पर। तो सुरेंद्र बोला कि हो सकता हो कि जिसका पुराना घर हो, उन लोगों ने मतलब कि इस वाले डेस्क में रखा और नहीं ले गए होंगे। तो बोले कि ये फ़ोटोज, तो फ़ोटोज देखा उस लड़की की, बोला वहीं पर रख दो, पड़ी रहने दो। और आपस में खाना वाना खाए, ऐसा अपनी बातचीत हुई। अच्छा, बातचीत करते दौरान वही 10 से 11 बज गया था।
11 बजे का समय था, सब लगभग सो गए थे, वान्या, वैशाली और सुरेंद्र की वही धीरे धीरे आँख खुलती है, 2:30 बजे का समय होता है, तो देखता है कि बगल में वैशाली नहीं है। वैशाली कहाँ हो, आवाज़ देता है। तो वैशाली दूर दूर तक आसपास उस कमरे के अंदर तो नहीं है। थोड़ी ही दूर पर उस कमरे से 3 कमरों को छोड़कर एक श्रृंगार रूम था जहाँ पर वो तैयार होती थी। वहाँ पर कपड़े वपड़े भी रखे थे, कोई इंसान तैयार भी हो सकता है। वो देखता है कि वैशाली वहाँ पर एक बड़े शीशे के आगे बड़े ढंग से तैयार होने की कोशिश कर रही है, अपने आप को संवार रही है, कुछ गालों पर लगा रही है, बालों को निहार रही है, कपड़ों को पहन रही है, बड़ा इधर उधर हाथ वाथ करके देखती है शीशे में और खुद ही खुश हो जाती। ये चीज़ें दूर से सुरेंद्र देख रहा था। सुरेंद्र नज़दीक जाता है, वैशाली के पास करीब जाकर उसको पीछे से हक करता है, और जैसे पीछे से हक करता है वैशाली जिसे हड़बड़ा सी गई, उसने एकदम धक्का दिया कि सुरेंद्र नीचे गिर गया। क्या हुआ, इतनी रात में तुम तो सो रहे थे और तुम अभी उठकर क्यों आए हो? मैंने सोचा कि तुम बगल में लेटी होगी, और जब तुम नहीं मिली तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया, सुरेंद्र ने बोला। और तुम यहाँ तैयार हो रही रात में, दिन में तैयार हो जाओ, कहीं जाना है क्या? बोली नहीं। तो रात में तैयार होने का क्या मतलब है? तो वैशाली ने बात को घुमा कर रखा, अरे अपने पति के आगे मैं रात में नहीं तैयार हो सकती तो क्यों, मतलब किसी और के लिए थोड़ी तैयार हो रही हूँ, तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ, जिससे तुम सुबह उठो और तुम मुझे इतनी खूबसूरत देखो, तुम्हारा दिन बन जाए, इसलिए मैं तैयार हो रही। उसने बात को घुमाया और सुरेंद्र भी बात से खुश हुआ। दोनों एक दूसरे को कडल करते हैं और वहीं पर उसको लाते हैं अपने बेड पर और रोमांस करते करते सो जाते हैं, सुबह उठते। अच्छा, ये एक घटना थी जो रात में वैशाली कुछ अजीब सा नहीं कर रही है। तुमको क्या लग रहा है? थोड़ा लग रहा है ना, अजीब सा कर रही है थोड़ा। पहली बात तो रात के अंदर तैयार होना, श्रृंगार करना, ये अजीब सा है किसी महिला के अंदर। अच्छा, सुरेंद्र की ये बात थोड़ा खटकी तो, लेकिन वो उसका रोमांटिक अंदाज रोमांचक लगा नहीं। दूसरा दिन बीतता है, तीसरा दिन बीतता है, ऐसे सुरेंद्र से बोलती है, एक काम करो ना, मेरे लिए क्रीम ला दोगे, ये वाले मेरे लिए ज्वेलरी ला दोगे। धीरे धीरे प्रतिदिन इसकी डिमांडें बढ़ती चली गई, यानी कि वो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वैशाली दिन प्रतिदिन सुरेंद्र से मंगवाती रहती थी। और कई बार तो सुरेंद्र ने वैशाली को मार्केट का रास्ता भी दिखा दिया था, तो कुछ समय के लिए तो वैशाली खुद ही चली जाया करती थी वान्या को लेकर, शॉपिंग कराती, बाहर जाती। अच्छा, इसकी शॉपिंग में वान्या की शॉपिंग कम, सुरेंद्र की शॉपिंग कम, अपने लिए शॉपिंग ज़्यादा होती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सुरेंद्र घर पर आया, रात के 10 बजे थे, दरवाजे को खटखटाया और जैसे ही खटखटाया तो देखा क्या कि एक सामने लड़की खड़ी है जो साड़ी नहीं पहने है, एकदम वेस्टर्न ड्रेस में, शॉर्ट ड्रेसेस, बिल्कुल एकदम जैसे कोई मॉडल हो। बालों को भी वैसे जूड़ा बना रखा है, 2 बालों को साइड से निकाल रखा है और यहाँ पर मस्कारा, ब्लश जो होता है वो सब लगाया। और ये वैशाली है जिसने इतने खूबसूरती से अपने आप को संवारा कि कोई बड़ी मशहूर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। सुरेंद्र बोला, वैशाली तुम? बोला, और क्या, मैं नहीं हो सकती क्या तैयार? मैं भी तो मॉडल हूँ। थोड़ा सा अंदाज में बोलती है और सुरेंद्र को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, दरवाज़ा बंद करती खुद ही, और उसको उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। ये बात सुरेंद्र को थोड़ा सा अजीब लगी। अभी तक जो लड़की गांव की रहने वाली थी, इतनी जल्दी उसको शहर की हवा लग जाना सुरेंद्र को थोड़ा सा खटका कि शायद हो सकता है कि शहर में इतने लोगों को देखती है तो कपड़े वपड़े पहनने का शौक होगा। तो सुरेंद्र ने मना किया कि वैशाली ऐसा मत करो, अच्छी लगती हो तुम जब गांव की तहजीब में रहती हो। मुझे ये सब देखने के लिए या मुझे रिझाने के लिए तुम ये काम मत करो, मैं तुम्हारा अपना हूँ। वैशाली बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम मुंबई में इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर कहीं उनके दीवाने ना हो जाओ, इसलिए तुम मेरे ही दीवाने रहो। और क्या कमी है आखिर मुझ में, देखो मैं कैसी लग रही हूँ तुम्हें। तो सुरेंद्र से बातों बातों में नजाकत से, उसकी जो नजाकत थी ना वो वैशाली की नहीं बची, वो महिमा की थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बालों को धीरे से अंदाज से ऐसे करके लेके आए और सुरेंद्र के पास बगल में बेड में बैठकर उसके हाथों पर हाथ रखकर उसके हाथों को ऐसे सीने पर लगाकर बातें करते करते उसके आंखों में देखते देखते एकदम खो सी जाए और सुरेंद्र को अपने आकर्षण में मदहोश करने की कोशिश करने लगे। कुछ वैसा उसका बर्ताव होने लगा। वो वैशाली नहीं लग रही थी सुरेंद्र को, किसी भी अंदाज में वो वैशाली का बर्ताव नहीं लग रहा था। ऐसा लगा कि जैसे ये कोई और है, जैसे कोई नई लड़की से उसकी मुलाकात हुई हो, जैसे वो उसकी अपनी पत्नी ही ना हो। इस बीच अगर वान्या बीच बीच में बोलती मम्मी मम्मी, तो बड़ी बदतमीजी के तौर पर वान्या को मना करती, चुप नहीं बैठ सकती हो, जब बोला है कि जब मैं और पापा तुम्हारे एक साथ बैठे हो तो डिस्टर्ब मत करना। एकदम से चिल्लाई वान्या के ऊपर
और फिर से वो सुरेंद्र की तरफ आई, बहुत प्यार से बात करने लगी। जैसे वान्या कुछ हरकत करती वो उसको झटक देती, चिल्ला देती, लेकिन सुरेंद्र की तरफ उसका आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता गया। हालांकि पति और पत्नी के बीच में सेक्सुअल संबंध ना हो तो वो रिश्ता ही काहे का। वैशाली और सुरेंद्र के बीच में भी कुछ अच्छे रिश्ते थे फिजिकल, लेकिन वो जो सेक्स करते दौरान वो जो अंदाज वैशाली का रहता था कि सुरेंद्र ही हमेशा इनिशिएटिव लेता था और वैशाली कभी कुछ भी हरकत नहीं करती थी सेक्स करते दौरान। लेकिन इस बार जब वो रात को वैशाली और सुरेंद्र एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वैशाली सुरेंद्र के ऊपर कमांड ले रही हो, जैसे कि उसको कुछ नई पोजीशंस के बारे में पता हो, जैसे कि वो वैशाली के जैसे हरकत कर ही नहीं रही थी। वो बात सुरेंद्र को खटक रही थी। हालांकि संभोग हुआ, सुबह हुए, पूछा ऐसे बातों में जब वैशाली उस तरीके के भाव से अलग होकर, यानी रोमांटिक माहौल से अलग होकर नॉर्मल एक लड़की के तरीके बर्ताव कर रही थी, सुरेंद्र ने वैशाली से पूछा कि आज रात में तुम बड़ा मूड में थी, बड़ी अलग सी लग रही थी, कहाँ से सीख रही हो ये सब? तो वैशाली बोले नहीं, तो वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उससे बोला कि तुमने शॉर्ट ड्रेस पहना था। वैशाली बोले नहीं, तो मैंने क्यों कहाँ पहना था? बोला तुमने शॉर्ट ड्रेस पहना था, बढ़िया जूड़ा पहना था, ये सब मॉडल्स वगैरह तरीके बन रही थी, तुम ऐसे लचक लचक के बात कर रही थी, रैंप वॉक कर रही थी, तुम हमें चला के दिखा रही थी और तुमने अपने सीने, मेरे सीने पर अपना पैर रख दिया था तुमने, इतना तो तुम एक्टिव नहीं थी। वैशाली बोलती मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं था, पागल हो क्या? सपने में देखा करते हो क्या? मैं क्यों करूँगी ऐसा? मैं तो तुम्हारा सम्मान करती हूँ, मैं सीने पर पैर, पागल हो? तो सुरेंद्र ने सोचा कि वैशाली है, हो सकता हो कि मूड वूड में हो, उसने ऐसा कुछ कर दिया हो, अब डिनाई कर रही है, शर्मा रही है। तो सुरेंद्र ने उस बात को लाइटली लिया, काम धंधा सपना चला गया। एक दिन बीतता है, फिर धीरे धीरे समय बीतता है, इसके रोमांस और भी खतरनाक होते जाते। वैशाली और भी ज़्यादा एकदम अपने आप को खूबसूरत बनाती चली जा रही थी। समय के साथ ऐसा सुरेंद्र को लगने लगा कि वैशाली बहुत खूबसूरत हो गई है, उसके अंदर मॉडलिंग एक्टिविटी होने लगी है, वो गांव की अब वैशाली नहीं बची है। ऐसा लगा जैसे शहर की कोई अदाकारा हो, जैसे उसके अंदर किसी अभिनेत्री ने प्रवेश कर लिया हो। उस कदर से उसका शरीर की बनावट भी धीरे धीरे सुडौल होती जा रही थी। वो जो हल्की सी मोटी थी, अपने आप को एक्सरसाइज करने पर फोकस करने लगी, अपने स्किन केयर करने लगी, बालों को बड़ा फोकस करती, अपने शरीर पर ध्यान देने लगी। दिन प्रतिदिन बीतते गए, महीना 2 महीना नहीं बीता है, लड़की बहुत खूबसूरत हो गई। वैशाली इतनी खूबसूरत हो गई कि सुरेंद्र को लगा कि ये मेरी अपनी वाइफ कहीं मेरे हाथों से ही ना चली जाए। तो उसके ऊपर वो कमांड करने की कोशिश करने लगा। कई बार उसको बोलता कि तुम ये सब कपड़े मत पहना करो, साड़ी वाड़ी पहना करो, अच्छी लगती है साड़ी में। लड़कों का बड़ा अच्छा रहा, लड़कियों को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका, कुर्ती में अच्छी लगती हो तो बाहर ना जाए, वो बोलता वैशाली से। एक दिन की बात है, ये अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लंच का समय था। इसका दोस्त था किशोर नाम का, वो मोबाइल चला रहा था। अच्छा, मोबाइल में वो बी ग्रेड मूवी नहीं होती जो लड़कियां रोमांस करती हैं लड़कों के साथ, थोड़ा सा कपड़ों वपड़ों को उतार देती हैं, पूरा नग्न हो जाती हैं। वो पॉर्न नहीं होता है, आपको सेक्स करते हुए नहीं दिखाते, बट नॉर्मल सा होता है, डी ग्रेड बी ग्रेड कुछ होता है। वो देख रहा था और देखते देखते बोलता है देखो कितनी अच्छी सीरीज आई है, नई, बहुत अच्छी है, तुम भी देखना, रात में मज़ा आ जाएगा, बीवी को भूल जाओगे अपनी, इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी मैंने। तो सुरेंद्र बोलता है अच्छा ऐसा है, दिखाओ। तो सुरेंद्र मोबाइल लेता है और देखता है, देखता जाता है, देखता जाता है, देखता जाता है, और वो जैसे जैसे देखता जा रहा है वैसे वैसे उसके ज़मीन के नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर वो फिल्माई गई लड़की कोई और नहीं, वो वैशाली है। पहली बार सुरेंद्र को लगा ये कैसे हो सकता है, वैशाली तो घर में है और वो घर पर ही रहती है, मैं अपने काम पर आता हूँ, आखिर वैशाली ये सब करेगी क्यों? और वो तो जानती भी नहीं ये सब फिल्म वगैरह क्या होती है, और फिर यहाँ तक ये कैसे आ सकती है। लंच का समय था, 12-1 बजे था। उठता है, गाड़ी उठाता है, चलता है, तुरंत घर जाता है। खटखटाया तो कोई नहीं घर में, सिर्फ वान्या, क्या मतलब वो लड़की वैशाली है नहीं। बेटा मम्मी कहाँ है? वो रो रही है, क्योंकि वान्या को वो मारकर रोज अंदर बंद करके जाती थी। और वान्या ने बताया कि पापा मम्मी कई दिनों से रोज बाहर जाती हैं। कितने दिनों से बेटा जाती हैं? बताया क्यों नहीं? क्योंकि मम्मी ने मना कर रखा था, बहुत मारा था और बोला था कि पापा को ये बात बताना नहीं। और लगातार 20-25 दिन, 1-1.5 महीना हो चुका है, ये लड़की रोज कहीं बाहर जाती थी। ये सुरेंद्र अंदर ही घर के अंदर छुप गया इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि वैशाली कैसे आती है, क्या होता है,
सब कुछ पता करना है अब इसको वैशाली के बारे में। आज सुरेंद्र घर के अंदर ही बैठा है। शाम के वही 8 बजते हैं। सुरेंद्र आता था 9 से 10 बजे के बीच में। 8 बजे के आसपास घर के अंदर किसी लड़की की एंट्री होती है, मतलब वो वैशाली है। वो वैशाली अकेली नहीं आई है, वो 2 मर्दों के साथ आई है। 2 लड़के उसको घर के अंदर आते हैं छोड़ने के लिए और उसके हाथ में ऐसे किस करके जाते हैं छोड़ते छोड़ते, और एक उसको हक करके जाता है। ये बात जब कोई एक गांव का लड़का अपनी ही पत्नी के साथ और इस कदर देखे कि वो हल्का सा दारू के नशे में जैसे लुत्फ सी लड़की, यानी उसकी वाइफ वैशाली, और उसको 2 लड़के कोई हाथ पे किस करके जा रहा है, कोई पीछे से हक करके जा रहा है, और ये बात किसी भी मर्द को अंदर तक हिला सकती थी। लेकिन सुरेंद्र जितना ज़्यादा गुस्सा था उतना ही ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि इसे अब यह पता करना था कि वैशाली सच में जाती कहाँ है। इसने वैशाली से कोई भनक नहीं करी। सबको सेट है कि आज सुरेंद्र कहीं बाहर है, आज वो नहीं आएगा, और सुरेंद्र अंदर ही बैठा है घर के अंदर। वो वैशाली की हरकतों के ऊपर नज़र बिठाए बैठा है। वैशाली को बताया फ़ोन करके कि आज मैं नहीं आऊँगा, आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। 10 नहीं बजता है, 11 नहीं बजता है, एक बाहर से बेल की आवाज़ आती है। एक आदमी आता है और वो बड़ा ही फेमस निर्माता है इंडस्ट्री का, जिसके बारे में सुरेंद्र भी जानता है, जो बहुत ही फेमस, जिसका नाम दिग्विजय है। वो एंट्री करता है और एंट्री करते ही वैशाली के साथ रोमांस करना चालू करता है। और फिर वो रात जितनी हसीन थी दिग्विजय के लिए, उतनी ही ज़्यादा दुख से भरी थी सुरेंद्र के लिए। वो दूर कमरे के किनारे होल से अंदर के दृश्य को देख रहा था, जहाँ दिग्विजय और वैशाली अंतरंग होकर संभोग कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और वान्या दूसरे कमरे में बंद सो रहे थे। सुरेंद्र का दिमाग खराब हुआ और वो दरवाज़ा खटखटाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो पता चला दरवाज़ा बंद भी नहीं था। अंदर जाता है, हाथ में लोहा था उसके, और जाकर दिग्विजय को वहीं पर मार देता है। खत्म कर दिया उसने दिग्विजय को। लेकिन दिग्विजय को खत्म करने पर क्या रास्ता निकल जाएगा? नहीं। उसने वैशाली की आंखों में डालकर आंखें देखा, और वैशाली को घूरते हुए उसके इन कृत्यों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए उससे पूछा कि तुम ऐसी कैसे बन गई? वैशाली ने बोला कि क्या कर दिया तुमने सुरेंद्र? क्यों मारा तूने दिग्विजय को मेरे? तेरी इतनी औकात कि तू मेरे दिग्विजय को मारेगा? बड़ी अजीब तरीके की लैंग्वेज, वो गांव की तहजीब और अपने पति के प्रति इज्जत वाला प्यार सब खत्म, और इस चीज़ की भी डर नहीं कि सुरेंद्र की मैं वाइफ होकर किसी दूसरे गैर मर्द के साथ अंतरंग हूँ, वो भी बिस्तर पर उसी के सामने, और वो मारेगा नहीं तो क्या करेगा? सुरेंद्र का ये बर्ताव देखकर पता नहीं आज वैशाली के अंदर ऐसा पावर, ऐसी क्षमता, इतनी हिम्मत कहाँ से आई। उसने वहीं पर खड़े होकर सुरेंद्र को तमाचा मार दिया, और ये वो तमाचा था जो सुरेंद्र को पुरानी सारी बातों को याद करा दिया कि क्यों लड़कियों को गांव से शहर नहीं लाना चाहिए, क्यों लोगों ने मना करा था कि शहर में क्या जरूरत है ले जाने की, अपनी वाइफ खुश तो है। लेकिन सुरेंद्र ने सब कुछ हटाकर उसको सिर्फ माना था, अपनी पत्नी को इज्जत दी थी, उसके सहारे वान्या को और घर को छोड़कर फ्री माइंड से काम करने के लिए जाता था। वैशाली का वो थप्पड़ बार बार सुरेंद्र को बहुत कुछ एहसास दिला गया, लेकिन सुरेंद्र के ऊपर पड़ा वो वाइफ का थप्पड़ सुरेंद्र को बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने भी वैशाली को बहुत तेज से झापड़ मारा, और वो वैशाली वहीं गिर गई। और जैसे ही वो गिरी, वैशाली के अंदर एक अलग सी ताकत आई, जैसे लगा कि कोई है इसके अंदर। वो वैशाली की ताकत नहीं थी, वो वैशाली एकदम से खड़ी हुई, जैसे बिल्कुल लेटी लेटी कोई इंसान ऐसे खड़ा हो जाए पैरों के बल, एकदम से खड़ी हुई, और उसने आकर धक्का मारा सुरेंद्र को। तो सुरेंद्र उस दरवाजा जो खुला था ना, उससे निकलता हुआ एकदम आगे की तरफ बढ़ता चला गया, यानी फिसलता फिसलता चला जा रहा है, और बहुत दूर तक आंगन के आसपास जहां पर बड़ी सी दीवार थी वहां पर सटपटाता है। इतनी ताबड़तोड़ जो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को मार चल रहा है, वान्या भी उठ के आई और उसने देखा कि वैशाली सुरेंद्र को मार रही है, बहुत मार रही है, खून खच्चर निकाल दिया उसने सब। वान्या पीछे से मम्मी 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 करके पीछे पैरों को ऐसे लिपट गई। उसने टांग को उठाया, जो वैशाली के लिपटी थी वान्या, उसको फेंका तो वो भी दीवार में लड़ गई जाके। ये चीज़ सुरेंद्र देखा, और वो भी कहीं ना कहीं अब सब कुछ बर्बाद होते दिख रहा है। वैशाली मार रही, वान्या को भी लग चुका है। वान्या को पकड़ा, फिर वो वान्या मतलब बार बार आती बचाती अपने पापा को, तो ऐसे गर्दन पकड़ा, ऐसे दीवार में धाड़ 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 3 से 4 बार उसने लड़ाया, तो पूरा ये सर्व चपट के पूरा खून सब नीचे, यानी वान्या वहीं पर मर गई। सुरेंद्र अपनी जान बचाकर
भागने की कोशिश करता है और मुख्य दरवाज़ा जो होता है वहाँ खोलता है और भागने की कोशिश करता रहता है, भागता रहता है। हालांकि ये वो सोसाइटी है जहाँ पर कोई किसी के बारे में कुछ भी हो जाए फोकस ही नहीं करता। ये वो रात, ये वो मंजर जहाँ पर एक लाश दिग्विजय की उसके कमरे में, एक लाश उसकी वान्या की, और खुद लथपथ वैशाली के हाथों से मार खाया सुरेंद्र भाग रहा है सड़कों पर। भागते उसको गाड़ी मिलती है जो कि बड़ी अजीब सी सुनसान है। वो बस है, उसमें कंडक्टर है और ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहे हैं। उस बस में वो बैठ जाता है। कंडक्टर पूछता है कहाँ जाना है, रात का समय था, कुछ उसको दिखा भी नहीं खास, कुछ नहीं बोलता है, बैठ जाता है। गाड़ी आगे की तरफ जा रही होती है, कंडक्टर को पैसा देता है, चढ़ जाता है क्योंकि उसको भागना है। बस के अंदर भाग रहा, अभी बस के अंदर कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए बस हल्का सा स्टॉप लेती है कि नहीं, वैशाली उसके अंदर बस में। और जैसे ही सुरेंद्र के सामने वैशाली आती है, सुरेंद्र की हालत खराब, और वैशाली को छोड़कर वो पीछे वाले गेट से बस से उतरकर वो भागने की कोशिश करता है। और ये बस अब तक जंगल के बीच में आ चुकी थी। ऐसा जंगल मतलब खतरनाक जंगल नहीं था, नॉर्मल से जहाँ पेड़ लगे होते, छोटे मोटे बाग होते हैं, आसपास लोग घर होते हैं, वहाँ की तरफ उतरा और भागने लगा। पीछे वैशाली उसको दौड़ा रही थी। अच्छा, वैशाली का जो चेहरा था ना, वो वैशाली जैसा नहीं बचा था, वो कुछ अजीब सा होता चला गया। उसकी आंखों में अजीब सा कालापन, आंखें बिल्कुल लाल, बाल उजड़े हुए, जैसे कि कोई एक करंट लगी हुई लड़की या कोई शिकार हुई, कोई मार खाई लड़की बड़ी अजीब सी लग रही थी, बहुत डरावनी सी लग रही थी। वैशाली की वो नजरें बड़ी तीक्ष्ण लग रही थी और बार बार सुरेंद्र उसको जैसी शक्ल को देखकर भयभीत होकर वो भागता ही रहता। लगभग 2 किलोमीटर भागदौड़ के चक्कर में उसको एक घर दिखाई पड़ता है। उस घर में वो घुस जाता अपनी जान बचाने के लिए। और जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो पता चलता है कि वो घर जो है ना, वो एक तांत्रिक का है। और जैसे वो घर के अंदर आया, नियति कहें या जो अच्छी किस्मत लेकर शायद सुरेंद्र आया था, जो उस घर के अंदर प्रवेश कर गया, और जैसे घर के अंदर आया, वैशाली वहां दूर से देखकर उसको भाग गई। और तांत्रिक ने सुरेंद्र को देखा, उसके सर पर हाथ रखा और महसूस किया कि सुरेंद्र के साथ कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। उसने सुरेंद्र का इलाज कराया, सब कुछ बातचीत हुई, तांत्रिक को सब कुछ बताया सुरेंद्र ने। ऐसा हुआ था, ये किया, जितना डिटेल मैंने आपको बताया है वो लगभग सब कुछ बता दिया तांत्रिक ने। तो तांत्रिक बोला कि तुम परेशान मत हो, तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। सुरेंद्र जाने को तैयार नहीं क्योंकि वो डर रहा है बहुत ज़्यादा अंदर से। लेकिन बाबा के समझाने पर सुरेंद्र बाबा के साथ अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करा, वैशाली नहीं है, वैशाली पता नहीं कहाँ है, सिर्फ दिग्विजय पड़ा है और वहाँ पर वान्या पड़ी है और दोनों मरे पड़े हैं। तो तांत्रिक बोलता है, बेटा एक काम करो, यहीं बैठो, आज ही के दिन मैं यहाँ पर कुछ क्रियाओं को करने वाला हूँ, जिन क्रियाओं के दौरान मुझे ये पता चलेगा कि असल में सच क्या है। मुझे ये तो पता चल गया है कि यहाँ पर कुछ तो अनहोनी है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मुझे बार बार क्यों आभास हो रहा है कि यहाँ पर किसी ने आत्महत्या करी थी। तो सुरेंद्र ने इस बात को बिना छुपाए हुए बाबा से बताया कि हाँ, एक आत्मा हो सकती हो शायद यहाँ, क्योंकि एक लड़की ने यहाँ पर आत्महत्या करी थी, इस वजह से मुझे ये सस्ता घर मिला था। और जब हम लोग यहाँ पर प्रवेश करे थे, सुंदर कांड होने के दौरान दीपक बुझ गया था। पुरोहित पंडित जी ने भी बोला था कि ये घर अशुभ है, ये सही नहीं है, लेकिन मैंने माना नहीं उनकी बात। लेकिन आज जब आप बता रहे हो और आपने उस वाले पॉइंट को टच कर दिया, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ बाबा, शायद आज भी शक्तियाँ हैं इस समाज में, और वो शायद वही है बाबा। मुहूर्त के दौरान अगर कोई भी तांत्रिक, कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं या कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिनको अगर किसी भी ग्रह केंद्र के अंदर कर दे, वो इंसान, जिस इंसान की आत्मा उस घर के सदस्यों को प्रताड़ित कर रही थी, उसको मजबूरन तांत्रिक के पास आना ही पड़ेगा। सारी चीजों को लगाया जाता है। बाबा अपने उस झोली से एक अजीब सा कमंडल के रूप में कुछ निकालते हैं, उस कमंडल से किसी की खोपड़ी निकालते हैं। वो 2-3-4 खोपड़ियाँ, वो कुछ गोमती चक्र, वो कुछ सुपारी, वो कुछ कपूर, वो लौंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखते हैं और पूरा एक चक्र सा लगाते हैं और चक्र में 5 दीपक बनाते हैं। 5 दीपक के बीच के किनारे किनारे सारी चीज़ें रखकर आह्वान करना चालू करते हैं, मंत्रोच्चारण करना चालू करते हैं। वो एक एक मंत्र जैसे वहाँ की आभा शक्ति को प्रचंड विनाशकारी के रूप में एक एकत्र कर रहा था और बाबा के सामने आने के लिए मजबूर कर रहा था। ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां जैसे आसपास ही आने लगी, हवाएं चलने लगी। वो धीरे धीरे सी जो सनसनाहट होती है, जो सन्नाटा होता है, वो धीरे धीरे होने लगा। रात जैसे और काली होने लगी। वो कुछ मंत्रों का पावर था जो उस घर की आभा शक्ति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था या बना रहा था, कुछ तो कर रहा था, कुछ तो अजीब सा था।
लेकिन जैसे जैसे मंत्रोच्चारित होते जाते वैसे वैसे वहाँ पर धीरे धीरे से कुछ एक अजीब सी आवाज़ आना चालू हुई, जैसे कि किसी की सरकने की आवाज़। जैसे होता है कि कोई सामान आप रख दो, उसको खिसकाओ तो खिसकाहट की आवाज़ होती है, वैसे ही किसी की खिसकने की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। और ये खिसकने की आवाज़ किसी और की नहीं थी, बल्कि वो वैशाली ही उन मंत्रों के माध्यम से खिसकती खिसकती इन बाबा के पास आ रही थी। अपने आप को धीरे धीरे से खिसकाती खिसकाती बाबा के समक्ष प्रस्तुत हो गई। मंत्र बंद हो चुके हैं, रुक चुके हैं, आह्वान भी क्रिया रोक दी गई है, सारे दीपक वगैरह जल रहे हैं, सामने वैशाली है और उनके सामने तांत्रिक जी बैठे हैं, यानी बाबा जी बैठे हैं, और सुरेंद्र बगल में बैठा हुआ है। दिग्विजय और वान्या की लाशों को किनारे रखा गया और उन लाशों के ऊपर भी कुछ बाबा ने क्रिया करी, और उस क्रिया करते दौरान जैसे वो क्रिया करते जाते वैसे वैशाली तड़पती जाती। बार बार वैशाली चिल्ला रही थी, जैसे कि उसको कोई छोड़ दे, इस चीज की आग्रह कर रही थी, बार बार अपने आप को छुड़ाने की किसी चीज से कोशिश कर रही थी। वो अदृश्य कौन सी शक्ति थी ये कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था सुरेंद्र को, बस इतना महसूस हो रहा था कि जैसे वैशाली को कोई चकोट कर काट रहा हो या किसी आग में जल रही हो। बार बार उसका शरीर झुलसने को तैयार जैसा लग रहा हो, कि कोई खरोच रहा है, कुछ तो अजीब सा लग रहा उसको। वैशाली तड़प रही थी। बाबा ने अंदर से कुछ निकाला कमंडल से, ऐसे मारा तो वैशाली तड़पने लगी। बाबा ने बोला, कौन हो तुम, बाहर आओ। वैशाली बोली, अंदर से ही, मैं जो भी हूं मैं वो हूं, तुम मुझे मत जानो, तुम दोनों के दोनों यहां से चले जाओ वरना मैं सबको मार दूंगी। मेरे अंदर की वो आग है जो अब तक शांत नहीं हुई है, और जब तक मैं वो शांत नहीं करूंगी मैं नहीं जाऊंगी। तो बाबा बोलते, कौन हो तुम? बोली, मैं महिमा हूं। अपने बारे में बताती है, बातचीत करती है, सब कुछ बताती है अपने बारे में, कि किस तरीके से मेरे साथ डायरेक्टरों के द्वारा करी गई बदतमीजी की वजह से मेरी जिंदगी तार तार हो गई थी। मुझे अपने शरीर को बेचकर, देह व्यापार कर कर अपने आप को मशहूर करना पड़ा, और ये वो जो मशहूर हुई हूं मैं, उसके बाद जो मेरे अंदर अंदर ही अंदर जो मेरा मन कूढ़ा है, जिसकी वजह से मैंने फांसी लगाया, दिग्विजय को तो मैंने मार दिया है, लेकिन एक और इंसान है जो हीरो है आज बॉलीवुड के अंदर, उसने भी मेरे साथ गलत काम किया था, उसने भी मेरे साथ सेक्स किया हुआ था, और जब एन मौके पर बात आई, मेरा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं उसको मारूंगी नहीं तब तक कि मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैंने वैशाली के अंदर प्रवेश किया, मैंने वैशाली को मॉडल बनाया, मैंने वैशाली को हर एक उस इंसान को मिलाया जिससे मैं उस इंसान तक पहुंच पाऊं। लेकिन वैशाली अब तक इस चीज में तैयार नहीं हो पाई या सक्षम नहीं हो पाई कि वो बड़े हीरो तक पहुंच पाए जिसने मेरे साथ गलत करा था कुछ वर्ष पहले। आज तो वो बड़ा फेमस हो चुका है, मुझे उसको मारना है, ख़त्म करना है। जब तक मैं नहीं ख़त्म करूंगी तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। तो बाबा ने बोला कि बेटा सुरेंद्र, इसकी इच्छा अगर नहीं पूरी करी गई, जिस तरीके की इच्छाएं हैं, अगर कोई एक इच्छा की चाहत रखने वाली आत्मा होती तो मैं उसको कंट्रोल कर लेता। इसकी इच्छाएं एक नहीं है, इसकी इच्छाएं बहुत हैं। ये बहुतों को मारना चाहती है या फिर सिर्फ एक को मारना चाहती है, और जिसको मारना ये चाहती है वो बहुत ही नामी ग्रामी आदमी है, और अगर उसको मारा नहीं गया ये तुम्हारी वैशाली को नहीं छोड़ेगा। तो तांत्रिक वैशाली के शरीर के अंदर महिमा की आत्मा से वादा करता है कि तुम वैशाली को छोड़ दो, मैं सुरेंद्र के माध्यम से या अपनी क्रियाओं के माध्यम से उसको मरवाऊंगा, और अगर मैंने मरवाया ना तो तुम जाकर वैशाली को खत्म कर देना। सुरेंद्र भी इस चीज़ से एग्रीमेंट करता है, हाँ करता है। वादे पर बात चलती है, वो वैशाली को छोड़ती है और वो कहीं हवा में ही अदृश्य हो जाती है। लेकिन ये था कि अगली अमावस की रात के पहले अगर वैशाली को जिंदा पाना है तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा। और जैसे वो निकलती है, वैशाली अपने नॉर्मल हालत में आ जाती है। वो वैसी ही सुशील सी सीधी सी लड़की जो गांव की थी, उसने अपने आगे वान्या को ख़त्म होते हुए देखा। वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, रोती रोती बेहोश हो गई। वो मात्र प्रेम उसका इतना ज़्यादा जागृत हो गया कि अपनी बच्ची को अपने आंखों के सामने मरता देख अपने आप को संभाल नहीं पाई। और बगल में पता नहीं किसी की लाश पड़ी थी, वो तो नहीं जानती थी वो किसकी है, क्योंकि वो महिमा की अंदर की आत्मा ही जानती थी कि वो दिग्विजय है, उसके लिए तो वो अननोन थी। वैशाली वहीं पड़ी बेहोश। सुरेंद्र उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसको संभालता है, और उस दिन से उस तैयारी में जुट जाता है कि वो हीरो को मार दे। लेकिन वो हीरो तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा पैसे वाला या बहुत बड़ा निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर होना पड़ेगा कि उसको पेमेंट करोगे तभी वो आएगा। हर संभव क्रिया कर ली गई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अमावस की रात करीब थी। बाबा से बोला, बाबा क्या करा जाए?
तो बाबा बोले बेटा सबको तैयार कर ली तुमने, मरवाने की कोशिश कर ली। इन्होंने सब सूटर वूटर भी रख लिए थे। इसने बोला सब मैं बर्बाद अपनी वैशाली के लिए सब बेच दूंगा मैं। 20-25 लाख रुपए का सूटर वूटर भी हायर किया था कि वो जाकर हीरो को ख़त्म कर दे। लेकिन हीरो की इतनी तैनात सिक्योरिटी थी कि उसने मतलब शूटर ने हीरो का बाल बांका भी नहीं कर पाया। हालांकि शूटर के पास इतना रुपया नहीं गया था, 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था इसने, बाकी बचा हुआ रुपया मरने के बाद मिलना था, लेकिन मरा नहीं। अमावस की रात तीसरे दिन ही थी आने वाले। अब करा जाए तो करा जाए, क्या करा जाए, और अगर नहीं करा गया तो वैशाली हाथ से गई। बाबा ने बोला बेटा एक काम कर लो, मेरे पास एक ही मात्र क्रिया है, मारड़ क्रिया मैं करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मारड़ क्रिया पर काम किया जाए। बोले बाबा ये कैसे होगा? बोले कि इसके लिए हमें 2-3 लाशों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए शमशान घाट में जाने से पहले हमें उनके आधिपत्य को इस चीज़ का आह्वान देना पड़ेगा एक दिन पहले कि मैं वहाँ के शमशान साधना करने वाला हूँ, और वहीं पर कई आत्माओं का झुंड लेकर प्रेतराज को खुश करके मैं उस इंसान को मारने की कोशिश करता हूँ। तैयारी होती है। बाबा क्या करना पड़ेगा? सब कुछ पूछा उसने। 3 लाशों का बंदोबस्त करा गया। वो कैसे करा गया, बहुत बड़ी स्टोरी इसमें भी है। वो 3 लाशें कौन थी, कैसे थी, क्या किया गया, लेकिन इन 3 लाशों से आत्माओं को जिंदा करा गया, उन आत्माओं को अपने कैद में बनाया गया, और उन आत्माओं को मारड़ क्रिया करते दौरान यहाँ से उस हीरो के पास भेजा जाता है, और वो लगातार उसको टॉर्चर करती हैं उस रात। और उस रात कुछ ऐसा हीरो के साथ हो जाता है कि वो अपने ही कमरे में टॉर्चर होने के बाद बिना किसी जानबूझ या सूझबूझ के वो भी पंखे में फांसी लगा लेता है। आज वो बॉलीवुड का रियल हीरो है जिसके बारे में लोगों ने दफना दिया है, बातों को नीचे दबा दिया है, लेकिन आज वो नहीं है। और उसके मरने का बस एक ही कारण है कि सुरेंद्र को वैशाली को बचाना था। और आज हीरो के मरने के बाद वो महिमा बहुत खुश हुई थी और अपने आत्मा को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा करने के लिए तैयार होती है और वैशाली को छोड़कर चली जाती है। सर वैशाली को बचाने के लिए जो लाशों का इस्तेमाल किया गया वो लाशें किसकी थी? ये भी बहुत बड़ी क्रिया है, इस पर भी कभी बातचीत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी अगर बात बताऊं तो आज वो इंसान नहीं है और लोग जानते हैं कि वो कौन हीरो खत्म हुआ है। वो लाशें किसकी थी ये भी बड़ा रहस्य है। वो लाशें भी कोई नॉर्मल नहीं थी, वो भी एक हीरो की थी, वो भी बड़े एक सेलिब्रिटी की थी। उनको लाया गया था मारड़ क्रिया कराने के लिए। वो जो महिमा थी वो कौन सी हीरोइन थी? ये सब नहीं बताया जाता है। ये सब बता दूंगा तो तुमको क्या लगता है मैं जिंदा बैठूंगा, मुझे बॉलीवुड छोड़ देगा? कुछ चीज़ें शांत रहती हैं, कुछ चीज़ें दबी हुई होती हैं। मैं लोगों को बताता हूँ कि हॉरर स्टोरी के तौर पर अगर कुछ भी ऐसा मुझे मिलता है तो समझ में आना ज़रूरी है। बाकी डिटेल का क्या, बाकी नाम वगैरह सब मैंने बदल दिए हैं। अच्छा सर कुछ तो बताइए उसके बारे में, कितने साल पहले की बात है ये? 19-20 साल पहले की बात है। अब इसमें अंदाज़ा लगा लो कि वो क्या हो सकता होगा, और जब थोड़ा सा कोई भी इंसान रिसर्च कर ले पता चल जाएगा। बहुत साफ है, पजल है, सॉल्व कर लेना।